हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ सी अभिषेक खिलवानी, योर फैकल्टी फॉर सीए फाइनल SCMP। दोस्तों, आज का लेक्चर उन स्टूडेंट्स के लिए जो कि नवंबर 21 में जिनके एग्जामिनेशंस है और जिनके लिए ICAI ने RTP रिलीज किए हैं। तो जितने भी स्टूडेंट्स RTP का वेट कर रहे थे दोस्तों, ये लेक्चर आप सभी के लिए है। तो आइए हर एक क्वेश्चन पे बात करेंगे। आई एम वेरी सॉरी सर, हर एक क्वेश्चन का नया है कि पुराना है, हर एक चीज के ऊपर मैं आपको बता दूंगा। यहां पे टोटल 11 क्वेश्चंस ICAI ने ऐड किए हैं आपके RTP में, यानी कि नवंबर 21 के RTP में, और उसमें से 8 क्वेश्चंस पुराने हैं और 3 क्वेश्चंस नए हैं। 8 क्वेश्चन पहले ही आ चुके हैं। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आर फ्रॉम नवंबर 2019 RTP, और कुछ क्वेश्चंस जो है वो स्टडी मटेरियल के हैं, और बाकी कोई टेंशन लेने की बात नहीं है, ठीक है ना। सिर्फ और सिर्फ 3 क्वेश्चंस आपको अपडेट करने हैं अपने मटेरियल में। मैं आपको इसके लिए रेलेवेंट मटेरियल प्रोवाइड करवा दूंगा पूरे 11 क्वेश्चंस का। उसमें से ये जो 3 क्वेश्चंस है जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं, उसके लिए आप अलग से अपने नोट्स बना लीजिए या फिर आप ये लेक्चर देख के उसे समझ लीजिए, ठीक है ना। आई विल हार्डली टेक योर 1 आवर। मैं 1 घंटे में आपको तीनों क्वेश्चंस करवाने का पूरा ट्राई करूंगा, ठीक है ना। ये हमारा फुल कोर्स नहीं है, रेगुलर लेक्चर्स नहीं है, सो स्पीड थोड़ी सी ज्यादा रहेंगी। तो जितने भी स्टूडेंट्स को थोड़ी सी तकलीफ जाएंगी तेजी के कारण, स्पीड होने के कारण, तो आपसे रिक्वेस्ट है, ये लेक्चर यूट्यूब में भी आने वाला है, तो आप प्लीज उसका जो है स्पीड वो एडजस्ट कर लेना। 0.75 जैसे आपको चाहिए आप वैसे एडजस्ट कर लेना, राइट गाइस। तो चलिए डिस्कशन शुरू करेंगे RTP नवंबर 21 का। आइए दोस्तों, तो यहां पे सबसे पहला क्वेश्चन दोस्तों ये ऑलरेडी आ चुका है नवंबर 19 के RTP में। मैं आपको सीधे ले चलता हूं कौन सा क्वेश्चन नया है। सेकंड क्वेश्चन जो RTP का है, आप सब देख सकते हैं यहां पे। बेटा ये वाला क्वेश्चन ये है चैप्टर नंबर 4 से, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। दिस इज फ्रॉम चैप्टर नंबर 4, कॉस्ट मैनेजमेंट टेक्निक्स चैप्टर से ये क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन क्या है, हमारे लिए नया क्वेश्चन है, राइट। तो इस क्वेश्चन के डिस्कशन के साथ में हम आज के लेक्चर की शुरुआत करते हैं। आइए दोस्तों, पढ़ेंगे मेरे साथ में। सेलविल टेक्नोलॉजीज एक मैन्युफैक्चरर है मोबाइल फोन्स का। ये एक एस्टैब्लिश प्लेयर है मार्केट में, और इसने काफी सारे सेल फोन्स लॉन्च किए हैं पिछले 10 सालों में। विद द प्रेफरेंस फॉर द यूसेज ऑफ द सेल फोन्स इंक्रीजिंग, पिछले कुछ सालों में हमने देखा है कि सेल फोन्स की बिक्री और उसका यूसेज मार्केट में काफी बढ़ चुका है। तो उसके लिए कंपनी क्या कर रही है, भगाभग जब से कंपनी की शुरुआत हुई है तब से धड़ाधड़ कंपनी के सेल फोन्स बिक रहे हैं। बहुत अच्छा सेल रिपोर्ट हुआ है। पिछले 2 सालों में ऐसा देखा गया है कि सेल्स जो है कंपनी के वो थोड़े बहुत बड़े तो हैं, लेकिन बहुत ही कम रेट से ग्रो हुए हैं। इसका मतलब बहुत सिंपल है दोस्तों। मान लीजिए कि अभी तक हमारी ग्रोथ ऐसे हो रही थी, बहुत ही अच्छी ग्रोथ देखने मिल रही थी, 10% की, 12% की। इस बार हमारी ग्रोथ हुई है लेकिन सिर्फ 1% की, सिर्फ 2% की ग्रोथ हुई है। पहले 1 लाख मोबाइल बिकते थे, अभी 1,01,000 ही बिक रहे हैं, ठीक है ना। तो बहुत ही ज्यादा अच्छी ग्रोथ नहीं हुई है, और हम ये डिस्कस कर रहे हैं कि क्यों ऐसी ग्रोथ में हमारा डाउनफॉल आया है। कंपटीशन इंक्रीज हो गया जनाब। कुछ सालों से हम देख रहे हैं कि भैया पहले तो मोबाइल फोन में ना ज्यादा मार्केट में ज्यादा प्लेयर्स ही नहीं थे, अब तो हर चौक पे मोबाइल की दुकान खुल चुकी है। ऐसा लगता है मोबाइल की दुकान नहीं, पान की दुकान है, इतना ज्यादा मार्केट इसका बढ़ चुका है, ठीक है ना। तो इसलिए क्या हो गया, हमारी सेल्स जो है वो ग्रोथ उसकी कम हो चुकी है। आगे देखिए क्या लिखा है। सेलवेल टेक्नोलॉजीज जो हमारी कंपनी है वो प्लान कर रही है इंट्रोड्यूस करने का एक नया स्मार्टफोन मार्केट में, जिसका नाम है XXX21। व्हाट इज द नेम? XXX21। कंपनी की जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट टीम है वो एक नए फीचर के साथ में आई है इस सेलफोन मॉडल में। सर ये वाला जो सेलफोन है ना, जो नया कंपनी लॉन्च करने वाली है, उसके अंदर क्या है गाइस, ध्यान से देखेंगे इसको। उसके अंदर एक नया फीचर है, यानी कि जो अभी तक मैं मोबाइल फोन्स बेच रहा था उसमें ये वाला फीचर मैं नहीं देता था। सिर्फ नई मोबाइल में जो मैं XXX21, ये वाला जो नया मॉडल मैं निकाल रहा हूं मार्केट में, इसी में ये फीचर मैं देने वाला हूं, ठीक है ना, फॉर दिस सेल मॉडल। ये जो फीचर है विल पीरियोडिकली इन्फॉर्म। अब सर फीचर क्या है वो तो बताइए। आपने जैसे ब्लूटूथ है, आपके इसमें FM है, तो ऐसा कौन सा फीचर है? तो फीचर के बारे में सुनिए। ये जो फीचर है ये आपको इन्फॉर्म करेगा कस्टमर को यूजिंग द सेल फोन, जो कि सेल फोन को यूज कर रहा है, रिगार्डिंग एनी सॉफ्टवेयर अपडेट रिक्वायर्ड फॉर द मॉडल। सर आप बोलेंगे सर ये तो नॉर्मली हर मोबाइल में होता ही है, लेकिन इसमें कुछ खासियत है। देखिए हमारा जो नया सॉफ्टवेयर या फिर नया जो हम आपको देने वाले हैं फीचर, वो क्या करेगा, आपको रेगुलर बेसिस पे रिमाइंडर देगा, अपडेट करो। जो भी आपके मोबाइल फोन में बग्स है, यानी कि जो भी गलतियां हो रही है, कोई सॉफ्टवेयर काम नहीं कर रहा है, कोई एप्लीकेशन ओपन नहीं हो रहा है क्योंकि आप अपग्रेड नहीं कर रहे हो, तो ये आपको रेगुलर बेसिस पे अपग्रेड का ऑप्शन देगा। आपके सामने हमेशा नोटिफिकेशन रहेगा, आपके सारे बग्स क्लियर हो जाएंगे, आपकी मुसीबतें दूर हो जाएंगी। ये हमारा सेल फोन यानी कि XXX21 आपकी सारी मुसीबतें दूर कर देगा।
बाय इंस्टॉलिंग दीज अपडेट्स, जो आपको मैं अपडेट दूंगा ये इन्फॉर्म करेगा ना आपको, आप अपडेट जो भी आएंगे तो आपके जो एग्जिस्टिंग बग्स है सॉफ्टवेयर में और जो सिक्योरिटी इश्यूज है वो आपके क्या हो जाएंगे, फिक्स हो जाएंगे, यानी कि यूजर खुश हो जाएगा इसको यूज करके। ये जो प्रोसेस है, ये वाला जो प्रोसेस है ये रिमोटली होगा, यानी कि आपको कहीं पे जाने की जरूरत नहीं है, आप घर बैठे इसको कर सकते हो, ठीक है ना। दिस प्रोसेस कैन बी एग्जीक्यूटेड रिमोटली विद द हेल्प ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी, जो कि हमारी रिसर्च एंड डेवलपमेंट टीम ने इसे खोजा है। हर बार कुछ इन्वेंट करती है हमारी रिसर्च एंड डेवलपमेंट टीम, तो ये नया फीचर हम अपनी मोबाइल फोन्स में लाने वाले हैं। दिस इंप्रूव्स द सेल फोन परफॉर्मेंस एंड कीप्स इट रन स्मूथली। तो अभी सर हमारी परफॉर्मेंस और तेज होगी और हमारा मोबाइल बहुत अच्छे से चलेगा, क्योंकि अभी जितनी भी रुकावटें मोबाइल को यूज करने में आ रही थी वो सारी खत्म हो चुकी है। अभी कोई इश्यू मोबाइल फोन में नहीं बचा है। दिस इंप्रूव्स कंपैटिबिलिटी ऑफ दिस सॉफ्टवेयर, with that it uses other applications and devices। okay, ये अपना कस्टमर का एक्सपीरियंस अच्छा कर देगा, है ना, क्योंकि सॉफ्टवेयर रेगुलर बेसिस पर अपडेट होता रहेगा और इसमें न्यू इमोशंस, अपडेटेड डिक्शनरी, हर चीज अपडेट होके आती रहेंगी। कॉन्सिक्वेंटली इस चीज की वजह से जो जनरल यूटिलिटी है फोन की, जो लाइफ है वो 1 साल तक के बढ़ जाएंगी, ठीक है ना, वो इंप्रूव हो जाएंगी 1 साल तक के। आपने नॉर्मली देखा होगा कि फोन पुराने जो होते हैं उसमें अपडेट्स नहीं हो रहे या फिर अच्छा नहीं लगता यूज करने में, तकलीफें आ रही हैं। तो यहां पे हमने क्या किया है, अपने यूजर को खुश करने के लिए नए नए फीचर लाने की कोशिश की है, जिससे कि अगर आम इंसान मोबाइल को 5 साल यूज करता था तो अब उसको 6 साल यूज करेगा, क्योंकि ये मोबाइल उसको क्या दे रही है, और वैल्यू प्रोवाइड कर रही है। तो फोन की जो लाइफ है वो कितने साल से बढ़ गई है, 1 साल से बढ़ चुकी है। There are less complaints due to performance compatibility related issues। अभी सर इसके रिलेटेड हमें इश्यूज कम आ रहे हैं। ओके, वेरी गुड, ठीक है ना। आगे देखते हैं द बिजनेस डेवलपमेंट टीम। अब ध्यान से सुनेगा, बिजनेस डेवलपमेंट टीम। अब हमारा ये वाली पार्ट हो गया हमारा कौन सा, R&D टीम के लिए, जिसने एक नया फीचर निकाला है। अब बिजनेस डेवलपमेंट टीम जो कि हमारे धंधे को बढ़ाने की कोशिश करते हैं, जैसे कि R&D टीम का काम क्या है कि भैया हमें अपने मोबाइल में कौन सी नई चीज लेके आनी, वो R&D टीम देखेंगी। बिजनेस डेवलपमेंट टीम देखेंगी कि कैसे हम अपने मार्केट को और इंक्रीज कर सकते हैं, कैसे हम अपना सेल को और इंक्रीज कर सकते हैं, बढ़ा कैसे सकते हैं। तो इनने क्या किया, देखिए, हैज कम अप विद द प्रपोजल सेल्स प्रमोशन। उनके पास में एक आइडिया है कि सर हम अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए एक नया टेक्निक लगाएंगे, लोगों को एक मस्त ऑफर देंगे, प्रमोशन करेंगे, एक पे एक फ्री टाइप का, ताकि जिससे कस्टमर क्या हो, अट्रैक्ट हो, हमारे पास में आए। देखेंगे क्या है ये जो प्रपोजल है ना साहब, इसमें हमने क्या बोला है, कस्टमर्स क्या कर सकते हैं, ट्रेड कर सकते हैं अपना पुराना मोबाइल और उसके बदले में ले सकते हैं नए टेक्नोलॉजी का हमारा XXX21 मॉडल। सर क्या बोला है, मुझे बात नहीं समझी, बहुत ही आराम से सुनिए। देखिए ये है आपका ओल्ड मोबाइल, ठीक है ना। अगर ये ओल्ड मोबाइल का कॉस्ट, या फिर आप समझ लीजिए कि 2000 रुपए की इसकी वैल्यू है, इसकी औकात 2000 की है जो आप अभी यूज कर रहे हो, और आपको जो नया मोबाइल चाहिए यानी कि XXX21, इसकी कीमत मान लीजिए जो हम सेलिंग प्राइस लगा रहे हैं मार्केट में वो है 10,000 रुपीज। कितनी है, 10,000 रुपीज। अगर आपको XXX21 चाहिए तो आपको 10,000 रुपए पे करना होगा। लेकिन मैं आपको एक नया प्रोमोशनल ऑफर दे रहा हूं। आप आए मेरे पास में और बोला मैंने आपको कि भैया ये चीज ना 10,000 रुपए की है, आपका ऐसे मुंह लटक गया, आपने बोला सर मेरे को खरीदने की इच्छा नहीं है। मैंने बोला सुनो मेरी बात सुनो, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपके पास में पुराना मॉडल पड़ा है इसका? हाँ सर पुराना मॉडल तो पड़ा है। ठीक है, चलो आपके लिए कंपनी ने एक बहुत अच्छा प्रमोशन ऑफर निकाला है। सर क्या है वो ऑफर? अगर आप अपना पुराना मोबाइल हमें देते हो, तो हम आपको उसके बदले में जो नया मोबाइल है उसमें से उसके 2,000 रुपए लेस करके आपको पेमेंट करना होगा। यानी कि आप लोगों के लिए वो जो नया फोन है वो 8,000 रुपए का पड़ेगा, 10,000 का नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपने पुराना फोन हमसे एक्सचेंज करवा लिया है। वैसे वो डब्बा फोन को कोई लेता नहीं है सब, लेकिन मुझे दे दो, मैं आपको उसमें 2,000 रुपए उसके सेव हो जाएंगे आपके नए फोन को खरीदने में। यानी कि एक्सचेंज ऑफर बहुत ही सिंपल है, राइट। तो आपको नए ऑफर में 8,000 रुपए पे करने होंगे, 10,000 नहीं पे करने होंगे। इससे क्या होगा, सबको ऐसे लगेगा कि भैया पुराना फोन देख के नया मिल रहा है और सिर्फ 8,000 देने पड़ रहे हैं, तो ले लेते हैं भाई, बहुत फायदे की डील है, ठीक है ना। तो इससे क्या होगा, हमारा माल बहुत बिकेगा। Due to the trade, customers can buy the latest mobile at what substantial discount। इस 2,000 को वो डिस्काउंट समझेंगे और समझेंगे कि मुझे काफी वैल्यू मिल रही है पुराने मोबाइल की और नया मोबाइल सस्ते में मिल रहा है, तो मुझे इसको खरीद लेना चाहिए। आगे देखेंगे,
आफ्टर डिस्कशन विद द R&D टीम हमने कंक्लूड किया है कि जो एडिशनल एडवांटेज है ये हमारा एडिशनल एडवांटेज होने वाला है, ठीक है ना। हमने फाइनलाइज कर दिया कि ये हमें और फायदा होने वाला है। अब ध्यान से देखिए दोस्तों, बहुत ध्यान से, सेलवेल टेक्नोलॉजी चाहे तो इसे रिफर्बिश कर सकती है। अब ध्यान से देखिए मैं क्या बोल रहा हूं, ये सर जो 2000 रुपए का फोन एक्सचेंज किया है हमने, यानी कि पुराना फोन जो कस्टमर के पास में है वो अभी मैंने खरीद लिया है, यानी कि कंपनी ने। अब सर वो पुराने फोन का क्या करेंगे, ये तो हमने नया फोन इसको 8 में दे दिया और पुराना फोन हमने 2000 रुपए में कंपनी ने खरीद लिया। इस 2000 फोन का क्या करेंगे हम, ये जो ओल्ड फोन हमारे पास में पड़ा हुआ है, डब्बा पड़ा हुआ है, इसका क्या करेंगे। ध्यान से देखिए, आफ्टर डिस्कशन हमने क्या बोला है, हम क्या कर सकते हैं, इसको रिफर्बिश कर सकते हैं। रिफर्बिश का मतलब होता है बेटा इससे रिपेयर करना, इससे रिनोवेट करना। रिपेयर का मतलब होता है कि अगर उसमें समझ लो कोई भी बैटरी का इशू है या फिर अगर टच पैड गया हुआ है तो उसको क्या करते हैं अपन, रिपेयर करवा देंगे, ठीक है ना। उसमें 500,000 का खर्चा है, जितना भी है उसको हम रिपेयर करवा दिया। या फिर रिनोवेट यानी कि दिखावा अच्छा नहीं है, सब कुछ सही है लेकिन मजबूत नहीं है, तो मजबूती उसकी बढ़ा के हम ये दोनों काम हमारे पुराने मोबाइल में कर सकते हैं और उसको हम मार्केट में फिर सकते हैं। जैसे कि सेकंड हैंड का धंधा होता है, तो मैंने पुरानी फोन मार्केट से ली, इसमें थोड़ा सा खर्चा किया और एक मस्त नई नवेली हमारे सामने क्या हो गई, हमारे सामने एक मोबाइल तैयार हो गई, ठीक है ना। बॉडी चेंज कर दी और न्यू मोबाइल हमारी तैयार हो गई। अब ये ओल्ड फोन को मैं नया बना के बेचूं या फिर मैं थोड़ा सा सस्ते में लोगों को दे दूं, लोग तो मुझसे खरीदेंगे ही ना। सेकंड हैंड मोबाइल आपको सस्ते में मिल रहा है, आप क्यों नहीं लेंगे, ठीक है ना। आप देखिए यहां पे ये जो पुराने मॉडल है इसे हम रीसेल कर सकते हैं मार्केट में कम कीमतों पे। अब भैया अगर इसकी एक्चुअल कीमत तो 10,000 की है, आपने खरीदा 2 में है, आप इसको 2,000 रुपए और बढ़ा के अपना प्रॉफिट मान लो, या 4 बढ़ा के बेचो, 6 में बेच दो या फिर इसको 7 में बेच दो, आपकी तो कमाई है साहब, ठीक है ना। तो कम कीमत पे, एक्चुअल कीमत 10,000 की है, ये नए फोन की 8,000 की, ठीक है ना। तो आप इसको क्या करो, थोड़ी कम कीमत पे मार्केट में बेच दो, तो आपका फायदा भी हो जाएगा ये मोबाइल से। टिपिकली स्टूडेंट्स जो है, जो कि कम पैसे वाले फैमिली से बिलोंग करते हैं, फिर उनके उसमें कमाई का जरिया नहीं होता है, लोअर इनकम ग्रुप होते हैं, तो उन्हें आप क्या कर सकते हो, चीपर ये वाले दे सकते हो रेट्स में, और ये उनको क्या होगा, काफी इंटरेस्टिंग होगा। इससे क्या हो जाएगा कि जो इंसान आपकी मोबाइल पहले नहीं खरीद रहा था अब वो खरीदेगा, आपका मार्केट बेस बढ़ेगा, आपके कस्टमर्स बढ़ेंगे, आपका मार्केट कैपिटलाइजेशन और मार्केट कैप्चर होने लगेगा धीरे धीरे, ठीक है ना। तो ये हमारा क्या है, एक मार्केटिंग स्ट्रैटेजी है। अब ध्यान से देखिए, ये हमारा क्या हो गया, ओल्ड फोन का एक यूज, पुराने फोन को हम नया करके बेच दे, उसको रिपेयर करके रेनोवेट करके। अब सेकंड, आप पुराने फोन का क्या कर सकते हैं, एक और आपके पास में अपॉर्चुनिटी है। ये जो पुराने फोन है आपके पास में जो पड़े हैं, जिससे आप रिफर्बिश नहीं कर सकते, यानी कि रिपेयर नहीं कर सकते। काफी बार ऐसा होता है कि मदरबोर्ड चला गया सर, बहुत ही बेकार हालत है, कुछ हो ही नहीं सकता वो मोबाइल का, तो उस केस में आप एक और चीज आप कर सकते हो। देखिए क्या, जो कि रिफर्बिश नहीं हो सकते या फिर रिपेयर नहीं हो सकता, तो उससे हम कर सकते हैं रिसाइकल। रिसाइकल कर सकते हैं हम उसे, आइए देखेंगे कैसे। जो फोन के अंदर में काफी सारे पार्ट्स होते हैं, जैसे कि एग्जांपल के लिए ब्लूटूथ होता है, उसमें मेमोरी होता है, उसके अंदर रैम होता है, ये सब चीजें जो होती है उसके अंदर, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, उसको रिसाइकल कर सकते हैं, यानी कि वहां से निकाल के हम जो अपनी नई फोन मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, यहां से वो जो पुराने पुर्जे निकाल के, पार्ट्स निकाल के हम अपनी नई फोन की मैन्युफैक्चरिंग में उसको फिट कर देंगे। तो जो नई फोन की मैन्युफैक्चरिंग में हमें जितने भी मटेरियल्स और कंपोनेंट्स चाहिए, जितने हमें रिसाइकल होके मिल रहे हैं, उसका हमें नई मोबाइल में पैसा नहीं लगेगा, वहां पे हमारा पैसा सेफ हो जाएगा, ठीक है ना, सेव हो जाएगा वहां पे, तो ये हमें एक फायदा हो जाएगा। हम अपने नए सेल में उसको फिट कर सकते हैं जो हम बना रहे हैं, जो भी सेल बन रहा है वेरियस। अब ध्यान से देखिए, आप ये बात देख के मुझे बताइए, जितने भी सेलफोन्स बनते हैं, आपको पता है ये आईफोन है, ठीक है ना, जितने भी सेलफोन्स बनते हैं वो प्रीशियस मटेरियल्स, मेटल से बनते हैं। प्रीशियस मेटल जो कि कहां पे, पहले जैसे कि गोल्ड हो गया आपका, कॉपर हो गया आपका, प्लैटिनम हो गया, जो कि काफी रेयर है, जो कि धरती पे ऐसा नहीं कि अनलिमिटेड है, एक रेयर है, यानी कि कमी है उसकी। आप ऐसा नहीं कि मतलब खत्म ही नहीं होगा, वो उसका रेयर है, यानी कि कभी ना कभी वो चीज खत्म हो जाएंगी। तो आपको ऐसा, आप मोबाइल को इतना यूज करो, पूरी दुनिया में इतने मोबाइल फोन्स बिक रहे हैं, तो उससे क्या होगा, एक दिन ये जो धातु है, ये जो मेटल्स है, ये कभी ना कभी खत्म हो जाएंगे। और अगर सोच के देखिए कि अगर आपने अपनी पुरानी मोबाइल फोन जो कि आपने कस्टमर से खरीदी है, अगर आपने उसको रिसाइकल कर दिया और जो मटेरियल्स की आपको जरूरत है, आपने पुराने फोन की ही मटेरियल्स को निकाल के नए में डाल दिया, तो आप क्या करोगे, फिर नए जो मटेरियल्स की आपको जरूरत है आप उसको यूज नहीं करोगे,
यानी कि जो धरती पे कुछ चीजें जो लिमिटेड है, जो रेयर है, जैसे कि गोल्ड, कॉपर, आप उसको यूज नहीं करोगे तो उससे क्या होगा, हमारा उनकी मतलब उसको आप बहुत अच्छा होगा, एनवायरमेंट के लिए भी अच्छा होगा, कभी खत्म नहीं होंगे ये वाले जो मेटल्स हैं, ये आप ओवरऑल एनवायरमेंट के लिए भी आप इस चीज के लिए सोच सकते हो, ठीक है ना। देखिए जैसे कि ये जो टर्बियम टू नेम इट फ्यू, जैसे कि बहुत सारे मेटल्स होते हैं जिसमें से 2 नाम दिए हैं यहाँ पे, ये काफी डिफिकल्ट है ऑब्टेन करना और इसे हमें धरती से निकालना होता है, कॉजिंग ह्यूज डैमेज टू द एनवायरनमेंट। हमें खींच के धरती से निकालने होते हैं ये सब मेटल्स और हमारी मोबाइल फोन को बनाने के लिए यूज करने होते हैं। अगर हम रिसाइकल फोन को रिसाइकल करेंगे और उसके पार्ट्स को एक्सट्रैक्ट करेंगे पुरानी मोबाइल से, तो हमारा ये वाला काम ईजी हो जाएगा, ठीक है ना। ओके, विद द डिमांड फॉर द सेल फोन्स stated to be increased, the need for the materials will going to increase as well। जितना मोबाइल का फोन बिकेगा या फिर डिमांड बढ़ेगा उतना आपका मेटल और मटेरियल उसके अंदर लगने वाला बढ़ेगा, ठीक है ना। तो उससे क्या हो जाएगा, अगर आप एक्सट्रैक्ट करोगे पुराने फोन से ही तो हमें क्या करना होगा, हमें ये वाला जो हम फेंक देते थे, वो जो ऐसे ही रिसाइकिल करके कहीं फेंक देते थे, तो उसका एक प्रॉपर यूज हो जाएगा, वो पुराने फोन को भी हम यूज कर पाएंगे। इट वुड बेनिफिट द एनवायरमेंट के लिए भी अच्छा होगा और एक ऑल्टरनेटिव सोर्स ऑफ मटेरियल प्रोक्योरमेंट। वैसे तो आप किसी दुकान में जाके वो मटेरियल को खरीदते थे जो आपको फोन में फिट करना है, अब आपके पास में पुरानी फोन से ही वो काम हो जाएगा। सिंस बिलियंस ऑफ द सेल फोन्स आर यूज्ड ग्लोबली, हर एक मेजर इंपैक्ट करता है। आप सोचेंगे सर क्या छोटी चीज में समय खपा रहे हो, अरे भाई एक छोटा सा मटेरियल या फिर मेटल जो मोबाइल में लगता है, अब पूरी दुनिया में बिलियन 100 करोड़ मोबाइल फोन रोज बन रही है, तो हर एक चीज पर अगर हम ध्यान देंगे तो 100 करोड़ मोबाइल फोन को बनने के लिए जो मटेरियल लग रहा है उसमें भी हमारी कमी होगी, यानी कि अर्थ से जो हम चीजें निकाल रहे हैं मोबाइल फोन को बनाने के लिए वो भी हमारा यूसेज कम हो जाएगा। ये हमारा ऑब्जेक्टिव है। With increased awareness about the environmental hazards such as proposal likely to support among customers, it will also improve the company's brand image। अगर सोच के देखिए कि अगर हम ये कदम उठाते हैं और हमने अगर ये लोगों को बताया, लोगों को पता चला हमारे बारे में, तो कंपनी की इज्जत कितनी होगी। कंपनी के बारे में लोगों को लगेगा कि ये कंपनी खुद का भला नहीं देखती है, सिर्फ प्रॉफिट मेकिंग कंपनी नहीं है बल्कि एनवायरमेंट को भी ध्यान में रखती है, तो हमारा ये भी भला होगा, राइट। ओके दोस्तों, आते हैं अगले बात पे। बोथ प्रोपोजल्स यानी कि दोनों प्रोपोजल्स है, यानी कि क्या कर सकते हो, ओल्ड फोन को आप ध्यान से देखिए, या तो सर आप उसको रीफर्बिश करेंगे या तो आप उसको क्या करेंगे, रीसाइकल करेंगे। रीफर्बिश यानी कि उसको रिपेयर करना, रिनोवेट करना और उसको मार्केट में सेल कर देना, ठीक है ना। पुराने फोन को ठीक करके नया बना के मार्केट में बेच दो, या फिर रिसाइकल कर दो, यानी कि उसके जो पार्ट्स है कुछ ना कुछ मदरबोर्ड, मेमोरी कुछ ना कुछ निकाल के अपने न्यू फोन की मैन्युफैक्चरिंग में उसको यूज कर दो, तो आप ये भी कर सकते हो, ठीक है ना। इंट्रोड्यूस अपग्रेड सॉफ्टवेयर इन द सेल फोन एज वेल एज सेल्स का जो ट्रेड प्रोपोज ये जो प्रमोशनल ऑफर है दोनों के दोनों यूनिक है, एज वेल एज नो अदर कॉम्पिटिटर ये फीचर के साथ में हमें देने वाला है या फिर ये ऑफर के साथ में आया है, ठीक है ना। तो आपके सामने 2 सवाल आ रहे हैं। सबसे पहला सवाल है आइडेंटिफाई करो कि लाइफ साइकिल फेज कौन सा है सेल टेक्नोलॉजीज लिमिटेड का। सेल टेक्नोलॉजीज लिमिटेड हमारी कंपनी का नाम है, ये कौन से फेज में है लाइफ साइकिल के। जस्टिफाई करो अपना रिस्पॉन्स विद रेफरेंस टू द केस फैक्ट्स, ठीक है ना। जो आपने ऊपर देखा है, जितना भी केस आपने स्टडी किया है, पहले बताइए कि कौन से फेज में है। आप सब जानते हो कि हमारे प्रोडक्ट लाइफ साइकिल में 4 फेज होते हैं। मैं अभी पूरा डिटेल में डिस्कशन नहीं कर रहा हूं क्योंकि हमारा क्या चल रहा है, हमारा एक समझ लीजिए कि एक ओवरऑल डिस्कशन चल रहा है और मैं इतना डिटेल में नहीं जा रहा हूं। हमारे 4 फेजेस होते हैं, इंट्रोडक्शन फेज, ग्रोथ स्टेज, मैच्योरिटी फेज और डिक्लाइन फेज। कोई भी प्रोडक्ट होता है उससे इंट्रोडक्शन, ग्रोथ, मैच्योरिटी, डिक्लाइन से होके गुजरना होता है। जैसे आम इंसान का जन्म होता है वैसे ही हमारे प्रोडक्ट भी जन्म लेते हैं और उनकी मृत्यु हो जाती है, यानी कि वो डिक्लाइन होके मार्केट से निकल जाते हैं। हमें बताना है इस केस में हमारी कंपनी कौन सी है गाइस, हमारी कंपनी है सेलवेल टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। ये जो कंपनी है जितना भी पिछले दिनों में काम किया है ये कौन से स्टेज में है। हमारे पास में 4 स्टेज है, इंट्रोडक्शन, ग्रोथ, मैच्योरिटी एंड डिक्लाइन, ठीक है ना। तो आपको बताना है हमारी जो कंपनी है वो कौन से फेज में है। कम ऑन गाइस, सोच के बताइए मुझे कि आपकी कंपनी कौन से फेज में है। पहला क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल, आइडेंटिफाई करो, पहले चुन के बताओ कौन से फेज में और क्यों वो फेज में है, जस्टिफाई करो अपने आंसर को, राइट गाइस। सोचिए, कम ऑन, फिर मैं आपको बताता हूं। सोचिए पूरे केस को मैंने आपको पढ़ के बताया, हर एक पॉइंट पे हमने डिस्कशन किया है, काफी सिंपल पॉइंट है। सोचिए बेटा, मैं आपकी मदद करता हूं छोटी सी, सोचिए। देखिए सर,
हमने अभी डिस्कशन किया कि कंपनी एक ऐसे हालात में है जहां पे इनका ग्रोथ बहुत ज्यादा एक समय पे हुआ था, लेकिन पिछले 2 सालों में ग्रोथ ऐसा हो गया है कि क्या हो गया, कॉम्पिटिटर्स बहुत ज्यादा आ गए मार्केट में, और ज्यादा कॉम्पिटिटर्स आने की वजह से हमारा धंधा नहीं हो पा रहा है, और हमारा धंधा धीरे से बढ़ा तो है लेकिन बहुत ही कम रेट में, स्लो रेट ऑफ ग्रोथ है हमारे बिजनेस में। तो ऐसा ये कौन सा ग्रोथ स्टेज आपको शो कर रहा है, या फिर आपको मैच्योरिटी शो कर रहा है, या फिर आपको डिक्लाइन बता रहा है, या फिर आपको लग रहा है कि इंट्रोडक्शन फेज में है हमारी कंपनी? सोच के देखिए, कम ऑन। चलिए, कभी भी लाइफ में आपको चीजें सिंपल करनी हो तो आपको जो ऑल्टरनेटिव नहीं लग रहे हैं उसको पहले हटा दो। कम ऑन गाइस, सोचिए। देखो सर, इंट्रोडक्शन स्टेज में क्या कंपनी नई नहीं है? क्या कंपनी का बिजनेस अभी अभी ग्रो हुआ है, पहली बार धंधा हो रहा है क्या? बिल्कुल नहीं। तो सर इंट्रोडक्शन स्टेज तो नहीं है। सेकेंड आता है ग्रोथ स्टेज। क्या हमारा बहुत ही तेजी से इंक्रीज हो रहा है ग्रोथ, की हम ऑलमोस्ट हमारे उस पे हैं कि भैया हमारा ग्रोथ अब रुक चुका है और इससे ज्यादा तेजी से ग्रो नहीं हो सकता? तो सर ग्रोथ स्टेज भी कंपनी का नहीं है। लास्ट स्टेज आता है डिक्लाइन स्टेज। डिक्लाइन स्टेज वो स्टेज है जहां पे हमारी कंपनी क्या होती है, भैया परफॉर्म नहीं कर पा रही है, हमारा प्रोडक्ट परफॉर्म नहीं कर पा रहा है, बिक नहीं पा रहा है, उसको बेचने के लिए हमें बहुत ज्यादा ताकत लगानी पड़ रही है। तो सर हमने इतना ज्यादा, हमारा प्रोडक्ट ऐसा गिरा हुआ नहीं है कि उसका माल ही बिकना बंद हो गया, उसकी सेल्स थोड़ी सी ग्रो हुई है, तो डिक्लाइन भी नहीं है। तो ये सब प्रूव करते हैं कि हमारी जो फर्म है, हमारी जो कंपनी है, वो कौन से स्टेज पे है? हमारी कंपनी है मैच्योरिटी स्टेज पे। कौन से स्टेज पे गाइस? मैच्योरिटी स्टेज पे। आइए हम इसके बताते हैं और रीजन डिटेल में इसको बताते हैं। ओके, सो सबसे पहले बताइए हमारी कंपनी कौन से स्टेज पे है? आंसर टू क्वेश्चन नंबर 1, आइडेंटिफिकेशन ऑफ लाइफ साइकिल फेज, सेल्यूलर कंपनी is in maturity stage of life cycle। इस मैच्योरिटी स्टेज ऑफ लाइफ साइकिल ये कंपनी इस स्टेज में है। अब आप मुझे बताएंगे कि ऐसा क्यों? जस्टिफिकेशन कोई मुझे देगा सर? जस्टिफिकेशन बता सकते हो? सर देखिए, पहला रीजन मुझे ऐसा लग रहा है कंपनी ना एस्टैब्लिश्ड है मार्केट में। कंपनी एक एस्टैब्लिश्ड प्लेयर है, वो ऑलरेडी जम चुकी है। नया नया धंधा नहीं है, पुराना धंधा है, 20 सालों से है, पिछले 2 सालों में तकलीफ आ रही है। तो भैया ऐसा नया नया नहीं है, और ऐसा नहीं कि भैया हमारे पीछे सब पड़े, हम एस्टैब्लिश्ड प्लेयर हैं, ठीक है ना? कंपनी इज एस्टैब्लिश्ड प्लेयर इन मार्केट। कंपनी क्या है? एक एस्टैब्लिश्ड प्लेयर है मार्केट में। सेकंड रीजन बता सकते हो? सर कंपनी का जो ग्रोथ है ना वो थोड़ा सा कम हो गया है। सेल्स रेट ऑफ ग्रोथ हैज बीन स्लो फ्रॉम लास्ट 2 years। पिछले 2 सालों में हमारा क्या हो गया है कि हमारा जो सेल्स का जो ग्रोथ है वो काफी क्या हो गया है, हमारा हो गया है कम, है ना? हमारा कम हो गया है। आप मुझे बताएंगे कि सर हमारे मैच्योरिटी चूज करने में हमने मैच्योरिटी क्यों चूज किया? इसका और एक बहुत बड़ा या फिर 2 बड़े रीजंस हैं। क्या आप मुझे बता सकते हैं दोस्तों? सोच के देखिए कि हमने रेगुलर लेक्चर्स में से कितने बार डिस्कशन किया है इस पॉइंट के ऊपर में। आप सोच के बताइए कि हमने मैच्योरिटी स्टेज हमने किस बेसिस पे और चूज किया होगा? सोचिए, कम ऑन सर। देखिए, मैं आपको एक बार हमारे ICAI को दिखाना चाहूंगा। हमारे स्टडी मटेरियल पे आते हैं दोस्तों। यहां पे देखिए, ये हमारा इंस्टीट्यूट का स्टडी मटेरियल है। देखिए, हम बात कर रहे हैं मैच्योरिटी स्टेज की। मैच्योरिटी स्टेज ये आपको 4.43 पेज नंबर में मिलेगा। अगर आपने मैच्योरिटी स्टेज को बहुत अच्छे से पढ़ा है, जहां से भी आपने पढ़ाई की होगी, यहां पे देखिए, जब मैच्योरिटी स्टेज पे कंपनी होती है कंटिन्यू टू एग्जिस्ट, हमारा डिक्रीजिंग रेट हो जाता है सेल्स का। यहां पे जो सेल्स लेवल है दोनों प्रोडक्ट का और मिडिलमैन का डिक्लाइन हो जाता है। हमारा मेन रीजन होता है इंटेंस कॉम्पिटिशन के कारण ज्यादा फर्म्स एग्जिस्ट हो जाती है और नए मॉडल के साथ में हम उतरते हैं। अब ध्यान से देखिए दोस्तों, ये आपके लिए है सबसे बड़ा जैकपॉट। अगर आप स्ट्रैटेजी, कभी भी आप लाइफ में बिजनेस कर रहे हो तो आपको पता है कि ग्रो करने के लिए और धंधे को चेंज करने के लिए, बढ़ाने के लिए मुझे स्ट्रैटेजी यूज करनी होती है। अपनी तकलीफों को दूर करने के लिए स्ट्रैटेजी यूज करनी होती है। कुछ भी नया, ऐसा कुछ नया तरीका लेके आओ कि वो स्टेज में हम बाहर निकल सके। हमारी कंपनी ने क्या किया है, आपको पता है कि 2 बिजनेस की स्ट्रैटेजी लगाई है।
पहला है कि उसने R&D में खर्चा करके एक नया फीचर लगाने की कोशिश की है हमारे नए मॉडल्स में। XXX21 जो हमारा मॉडल है, हम पहले भी ये मॉडल बेचते थे, लेकिन नया जो मॉडल आया है इसका, जैसे कि वीवो है, वीवो V7, V9, V11, तो जैसे कि हर बार नए मॉडल आते हैं नए फीचर के साथ में, हमारी जो कंपनी ने मॉडल निकाला है उसमें एक बहुत अच्छा फीचर है। उसमें क्या है कि पूरे सॉफ्टवेयर खुद अपग्रेड हो जाते हैं। तो ये वाला जो होता है ना, ये आपको पता है कि किस में होता है, ये हमारा होता है मैच्योरिटी स्टेज की स्ट्रैटेजी में। देखिए यहां पे प्रोडक्ट के जो फीचर वो इंप्रूव करते हैं और एनहांस करते हैं, ताकि हम उसको डिफरेंशिएट कर सके बाकी प्रोडक्ट से और अपने कॉम्पिटिटर से उसको हम क्या कर सके, डिफरेंशिएट कर सके। तो ये हो गई हमारी मैच्योरिटी की एक स्ट्रैटेजी, इसलिए ये मैच्योरिटी स्टेज को कहेंगे। सेकेंड थिंग यहां पे देखिए हमने क्या किया है, प्राइस को हमने रिड्यूस किया है टू अट्रैक्ट प्राइस सेंसिटिव कस्टमर्स। हमारे केस में हमने क्या किया है, हमने प्रोमोशनल ऑफर दिया है, हमने आपकी पुरानी फोन के बदले में आपको नया फोन देने का वादा किया है। तो इससे क्या हो जाएगा, जिस भी कस्टमर के उसमें पुरानी फोन है उसको नए फोन में उतना डिस्काउंट मिल जाएगा, उतना प्रोमोशन का उसको फायदा मिल जाएगा, राइट। वैसे पुरानी फोन का मार्केट में इतना वैल्यू नहीं होगा, लेकिन हम आपको प्रोवाइड करेंगे, ठीक है ना। तो ये हम जितनी भी स्ट्रैटेजी, दो स्ट्रैटेजी डिस्कस किए, तो हम ये दोनों स्ट्रैटेजी से कह सकते हैं कि आपका जो प्रोडक्ट है वो कौन से स्टेज पे है, आपका मैच्योरिटी स्टेज पे है, ठीक है ना। आइए हम उसको लिख के बताएंगे, ये चीज आइए हम उसको लिख के बताएंगे। पहला हमारा जो स्ट्रैटेजी है, स्ट्रैटेजी नंबर 1 नोट करेंगे बच्चों, अपग्रेड द सॉफ्टवेयर ऑप्शन, अपग्रेड द सॉफ्टवेयर ऑप्शन, अपग्रेड द सॉफ्टवेयर ऑप्शन will help the company, will help company to, बताइए किस लिए हेल्प करेंगी, to improve performance, to improve performance of phone, है ना। मोबाइल का परफॉर्मेंस इंक्रीज होगा, उससे क्या होगा, उससे क्या होगा, कंप्लेंट्स कम होंगी, रिड्यूस द कंप्लेंट्स फ्रॉम कस्टमर्स, रिड्यूस द कंप्लेंट्स फ्रॉम कस्टमर्स, राइट। और इससे हमारा क्या होगा, हमारा क्या होगा, कस्टमर हमेशा सेटिस्फाइड रहेगा, इंक्रीज कस्टमर सेटिस्फैक्शन। इससे हमारा क्या होगा, हमेशा हमारा कस्टमर सेटिस्फाई होने वाला है। सर इसके अलावा क्या हमने और भी स्ट्रैटेजी लगाई है क्या? जी हाँ सर, हमने सेकंड स्ट्रैटेजी की बात की, कौन सा है, हमने बात की सेल्स प्रमोशन, हमने बात किया सेल्स प्रमोशन के ऊपर में। और सेल्स प्रमोशन में हमारे पास में दो बातें हैं। पहली बात कौन सी है सर, देखो हमें ये क्या करेगा, ये अट्रैक्ट करेगा, इट विल अट्रैक्ट, it will attract what, price sensitive कस्टमर्स। सर प्राइस सेंसिटिव कस्टमर्स कौन से होते हैं, जो कि कीमतों के ऊपर या नीचे जाने से जिनको झटका लगता है। जैसे कि दोस्तों आज आईफोन का रेट मान लीजिए 1 लाख रुपए, और अंबानी या फिर बड़े लोग जो होते हैं ना, उनको 1 लाख की चीज 2 लाख चले जाए कुछ फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हमें अगर 1 लाख की चीज आज 1 लाख की है, फिर गोल्ड 1 लाख का है, कल 1 लाख 1,000 मिले, तो अपने को इतनी दिल की धड़कने बढ़ती है, यार मैंने 1,000 को नुकसान कर दिया, और यार बहुत कीमतें बढ़ गई, अब मेरा मन नहीं कर रहा। तो जो बहुत डरते हैं ना, जो कीमतों के नीचे जाने से खुश होते हैं, ऊपर जाने से जो टेंशन में आते हैं, तो वो होते हैं प्राइस सेंसिटिव कस्टमर, जो कि हम जैसे लोग हैं भाई, मिडिल क्लास लोग, ठीक है ना। आगे देखिए, इट वुड हेल्प, इट वुड ऑल्सो हेल्प, इट वुड ऑल्सो हेल्प टू compete with कॉम्पिटिटर। सर ये जो है ना, इससे हमारा क्या होगा, कॉम्पिटिटर से लड़ने में हमें काफी मदद मिलेंगी। अगर ये ना हो तो भैया हमारे कॉम्पिटिटर्स हमारे ऊपर चढ़ जाए, ये दोनों चीजों के कारण हम क्या होगा, हम कंपटीशन में आगे बढ़ सकते हैं। और ये जो स्ट्रैटेजी हमने अपने धंधे में लगाई है, ये इंसान तब लगाता है जब वो मैच्योरिटी स्टेज पे होता है। आपने स्टडी मटेरियल का रेफरेंस अभी आपने देख लिया, ठीक है ना। तो हमने पहला क्वेश्चन पूरा स्मार्टली हमने कंप्लीट किया है। आइए दूसरे सवाल के ऊपर चलते हैं बच्चों, सेकंड क्वेश्चन देखेंगे और इस बला को एंड करेंगे। क्या है, डिस्कस करो इंपैक्ट, ध्यान से सुनेंगे क्वेश्चन को। डिस्कस द इंपैक्ट ऑफ द डिसीजन टू अलाउ ट्रेड इन ऑफ द कंपनीज ओल्डर सेल फोन ऑन द प्रोडक्ट लाइफ साइकिल ऑफ सच मोबाइल फोन्स। प्लीज सर, मुझे ना ये बिल्कुल कॉम्प्लिकेशन समझ में नहीं आते, मैं आपको बहुत ही सिंपल भाषा में बोलता हूं। उसका ऐसे कहना है, डिस्कशन करो कौन से पॉइंट के ऊपर में, आपने जो ओल्डर सेल फोन लिया है, ओल्डर सेलफोन जो आपने लिया है, यानी कि जो अपने पुराने कस्टमर से आपने वो चीज उठाई है, उसको अगर आपने लिया है और आपके उसके पे काम करने के ऊपर, मतलब समझे कि ये ओल्ड सेलफोन क्या हो गया, हमारे पास में आ गया, कंपनी के पास में आ गया। अब कंपनी उसका क्या कर सकती है, देखिए बच्चों, यहां पे या तो कर सकती है रीफर्बिश,
या तो क्या करेंगे, उसको रिसाइकल करेंगे, राइट। ये दो ऑप्शन है हमारे पास में। पुराने फोन से हम क्या करने वाले, या तो रिसाइकल करेंगे या तो रिफर्बिश करेंगे। तो उनका ऐसा कहना है, क्वेश्चन का डिस्कशन करो, अगर आपने पुरानी मोबाइल फोन को लिया है तो आप इसमें जो भी काम करने वाले हो, इसके काम करने के बाद में आपकी लाइफ के ऊपर में, जो मोबाइल फोन की लाइफ है, ठीक है ना, ये मोबाइल फोन है, पुराना मोबाइल फोन, इसकी लाइफ के ऊपर में क्या इंपैक्ट पड़ेगा, इसकी लाइफ के ऊपर में, इसकी जिंदगी के ऊपर में क्या इंपैक्ट पड़ेगा, आपको वो बताना है। सो सिंपल सी बात है, सोच के देखिए, अगर आप पुराना मोबाइल फोन और उसको रिफर्बिश करवाते हो, रिफर्बिश मतलब सर क्या करेंगे, हम उसको क्या करेंगे, जल्दी बताइए, हम उसको रिपेयर कराएंगे सर, और या तो उसको क्या करेंगे, हम रिनोवेट करेंगे, है ना, रिपेयर करोगे या तो ये रिनोवेट करोगे। और रिपेयर या रिनोवेट करने से क्या होगा, आप उसको अब मार्केट में बेच सकते हो। पुराना फोन था, उसको थोड़ा सा ठीक किया, मरम्मत की उसकी, और मार्केट में बेच दिया। तो ये प्रोडक्ट की इस केस में हमारी लाइफ क्या होगी, इसकी लाइफ हो जाएंगी जब तक है जान, जब तक कि वो क्या नहीं हो जाता, आउटडेटेड नहीं हो जाता, या फिर वो खत्म नहीं हो जाता, ठीक है ना। तो इसकी लाइफ क्या होगी, कम से कम 1 साल, मिनिमम 1 ईयर, ठीक है ना। इसकी लाइफ क्या हो जाएगी, इसकी लाइफ फिर आपके सामने बढ़ जाएंगी, ठीक है ना। इसकी लाइफ क्या हो जाएंगी, इसकी लाइफ हो जाएंगी, बढ़ जाएंगी। यहां पे क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट विल गेट अ न्यू लाइफ, राइट। यहां से जब से रिपेयर हुआ तो उसकी जिंदगी भी बढ़ जाएंगी और एक नया जन्म प्रोडक्ट का होने वाला है। अगर मुझे बताइए कि अगर आपने उसको रिसाइकल कर दिया, यानी कि उसके पुर्जे अलग कर दिए, रोबोट मूवी देखी होगी कि चिट्टी को तोड़ तोड़ के भाई को पूरा अलग कर दिया, तो भाई चिट्टी खड़ा कैसे होगा, पूरे प्रोडक्ट्स तो आपने निकाल दिए उसके, और आपने नए मॉडल को बनाने में वो प्रोडक्ट्स को लगा दिए, तो पुराना फोन के पूरे पार्ट्स निकाल के उसको फेंक दिया आपने, ठीक है ना। तो पुराने फोन की लाइफ क्या होगी भाई, खत्म हो जाएंगी ना, लाइफ रहेंगी क्या, ठीक है ना, इसकी कोई लाइफ नहीं होने वाली है। Life of product will not be extended। इस केस में इसकी लाइफ बढ़ने नहीं वाली है, और इस केस में इसकी लाइफ क्या होने वाली है, बढ़ने वाली है। और ये करने से आपको क्या फायदा होने वाला है, क्या आप मुझे बता सकते हो। इट विल, अब देखो सर, आपने यहां की चीज वहां पे डाल दी है, तो हमारा मटेरियल का खर्चा बढ़ जाएगा, मतलब कम हो जाएगा, नहीं लगेगा हमें नई फोन को बनाने के लिए। इट विल reduce the cost of production of new mobile, है ना। न्यू मोबाइल का कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आपका क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा इसकी वजह से। अब मुझे बताइए एक आखिरी चीज कि सर अगर हम इसको रिसाइकल करते हैं तो इससे हमारी कंपनी को और क्या फायदा होने वाला है। पहला फायदा होगा कि हम क्या कर सकते हैं, हमारे पार्ट्स हमें खरीदने की जरूरत नहीं है मार्केट से। और सेकेंड चीज, हमारे धरती पे जो धातु लिमिटेड है, यानी कि जैसे कि मेटल्स हमने बात की, गोल्ड कॉपर से जो भी चीजें बनती है, तो हमारे वो लिमिटेड है। अगर आप मोबाइल फोन बहुत ज्यादा बनाओगे और उसको रिसाइकल नहीं करोगे उनके पार्ट्स को, तो एक दिन ये सब चीजें खत्म हो जाएंगी। यानी कि आप लोग एनवायरनमेंट की चिंता नहीं कर रहे हो, जो कि हमारे लिए चीजें लिमिटेड है। आपने अगर चीजों को रिसाइकल करना शुरू कर दिया तो आपने धरती की सेवा की है, धरती मां की सेवा की है, और आपको दुआएं मिलेंगी। और दुआएं आपको और कोई नहीं, आपके कस्टमर्स देंगे, आपके कॉम्पिटिटर देंगे, आपके जितने भी स्टेक होल्डर्स है सब आपको दुआएं देंगे। यानी कि दोस्तों इससे क्या होगा, आपकी जो ब्रांड इमेज है वो क्या होंगी, आपकी सुधरेंगी, जिससे कि कंपनी लॉन्ग टर्म में टाटा की तरह इज्जत पा सकती है, ठीक है ना। ब्रांड इमेज विल इंप्रूव। यानी कि गाइस, तो ये हो गए हमारी बातें, हमने बात की हमारे लाइफ के ऊपर में। आइए ICAI का एक बार सॉल्यूशन आपको दिखा देता हूं, ताकि आपको जितनी भी चिंताएं हो आपकी पूरी दूर हो जाए, ठीक है ना। एक एक करके आइए फटाफट देखेंगे। हमने बात की सबसे पहले आंसर की, और पहला आंसर था हमारा ये वाला कि कौन से हमारे फेज में है हमारी कंपनी। तो हमने बात की कि मैच्योरिटी फेज में हमारी कंपनी, और एक एस्टैब्लिश प्लेयर है, पिछले 2 साल से धंधा कर रही है, और हमने डिसाइड किया कि हम एक नया प्रोडक्ट लाएंगे। ध्यान से देखिए, पहली हमने स्ट्रैटेजी यूज की है कौन सी वाली, कि हम अपने कस्टमर्स को रोक के रखेंगे। और ये वाली जो हमारी स्ट्रैटेजी, ध्यान से देखिए कौन सी है, अपग्रेड करो सॉफ्टवेयर को। इससे क्या होगा, हम डिफरेंशिएट कर पाएंगे अपने प्रोडक्ट को और कस्टमर कॉम्पिटिटर जितने भी मार्केट में, क्योंकि हमारे जैसी स्ट्रैटेजी डिफरेंशिएशन की किसी ने नहीं लगाई है, ठीक है ना। देखिए, बाय एनेबलिंग कस्टमर्स टू अपग्रेड द मोबाइल फोन वुड डेफिनेटली इंप्रूव परफॉर्मेंस, कस्टमर की कंप्लेंट्स कम होंगी, और इससे क्या होगा, कंपैटिबिलिटी इशू जो पुराने सॉफ्टवेयर में हुआ करते थे वो अभी नहीं होंगे। परफॉर्मेंस इंप्रूव होगी तो कंपनी के जो कस्टमर्स वो सेटिस्फाई होंगे, और हम नए कस्टमर्स को अट्रैक्ट कर पाएंगे, और इसकी जो लाइफ है वो भी ज्यादा हो जाएंगे हमारे प्रोडक्ट की, ठीक है ना। ये जो बेनिफिट है इस सॉफ्टवेयर का, तो हमें क्या होगा, रिमोट लोकेशन से कर सकते हो बिना किसी पर्सन के एग्जीक्यूशन से।
सिंपल सी बात है, आपको कस्टमर, आपको आया अपग्रेड, तो अपग्रेड का बटन दबा दो। आपको ऐसा नहीं कि कंपनी के सर्विस सेंटर में जाके उसको अपग्रेड कराने की कोई जरूरत है। बिल्कुल टेंशन लेने की बात नहीं, घर बैठे आपका काम हो जाएगा। ये हो गई हमारी कौन सी स्ट्रैटेजी नंबर 1। और हमारी स्ट्रैटेजी नंबर 2 कौन सी है कि हम क्या करेंगे, पुराने फोन में हम ट्रेड कर रहे हैं। इससे क्या हो जाएगा, हमारे जो प्राइस सेंसिटिव कस्टमर्स है, जो कि फट्टू है, बहुत ज्यादा आत्माराम तुकाराम भेड़े की तरह है, जिन्हें प्राइस के ऊपर नीचे जाने से तकलीफ होती है, उनकी भी मुसीबतें दूर हो जाएंगी, क्योंकि हम उनका पुराना सड़ा हुआ मोबाइल फोन लेने को तैयार है। ठीक है ना। It will also invest the interest of the customers who are looking to dispose of their mobile phone, यानी कि पुराना फोन, और जो कि उनको सड़ा हुआ हम फेंकने वाले थे। ठीक है ना। ये जो ट्रेड है ये मॉनेटरी बेनिफिट प्रोवाइड करेगा इन द फॉर्म ऑफ डिस्काउंट। पुराना फोन लेके आपको नए फोन में उतना हम पैसा कम कर देंगे। सेल्स प्रमोशन ऑफर जो है, सेल्स प्रमोशन ऑफर टू ट्रेड ओल्ड मोबाइल फोन एट अ डिस्काउंट वो डेफिनेटली हेल्प टू इफेक्टिवली कंपीट विद द कॉम्पिटिटर्स। ये वाला हमें फायदा भी पहुंचाएगा हमारे कॉम्पिटिटर्स से लड़ने के लिए। अब यहां पे देखिए, यह है कंक्लूजन। हमने दोनों स्ट्रैटेजी को ऊपर ऊपर से डिस्कस किया है और यह है कंक्लूजन। हमें क्या करना था, यहां पे हमें आइडेंटिफाई करना था और उसके बाद हमें जस्टिफाई करना था। जस्टिफिकेशन के लिए हमने दोनों पॉइंट्स को खोल के दिखा दिया और उसके बाद में एक छोटा सा कंक्लूजन लिख दिया। हमारा फर्स्ट एडवांटेज बाय इंप्लीमेंटिंग प्रोडक्ट एनहांसिंग डिफरेंशिएशन एज वेल एज ट्रेड इन ऑप्शन, यानी कि दोनों स्ट्रैटेजी की बात की, ये जो है क्लीन प्लान इफेक्टिव बीट द कंपटीशन, ये इंडिकेट करता है कि हम कौन से स्टेज में है, मैच्योरिटी स्टेज पे है। और हमने आईसीआई के स्टडी मटेरियल का भी रेफरेंस लेके बता दिया आपको कि क्यों मैच्योरिटी स्टेज को यूज कर रहे हैं। सेकंड चीज की हमने बात की कि हमें क्या उसकी नई लाइफ होने वाली है पुराने प्रोडक्ट की जो हमने लिया है कस्टमर से, यानी कि ओल्ड मोबाइल फोन की क्या लाइफ होने वाली है वो देखेंगे। तो यहां पे देखिए हमने इंट्रोड्यूस किया है न्यू सेल्स फीचर टू अलाउ ओल्ड मोबाइल फोन टू एक्सचेंज फॉर द न्यू मॉडल और एट अ सब्सटेंशियल डिस्काउंट। तो इससे क्या होगा, दो तरीके, या तो रिफर्बिश करो या तो रिसाइकल करो। यह है रिफर्बिश के ऊपर में पॉइंट सुनेंगे। रिफर्बिश फोन को हमने कम कीमतों पे हमें खरीदना है, कस्टमर्स को दिया है हमने, जैसे कि हमारे स्टूडेंट्स हो गए और या फिर लो इनकम ग्रुप के पीपल हो गए, तो उनको खरीदने में आसानी होगी। इससे क्या होगा, हमारा प्रोडक्ट की नई लाइफ होने वाली है। क्योंकि क्वेश्चन किसमें था कि ओल्ड मोबाइल फोन की लाइफ पे क्या असर पड़ेगा, एक नया जन्म होगा प्रोडक्ट का, क्योंकि हमने उसको रिपेयर करवा के अपने कस्टमर को बेचा है। ठीक है ना। ये एक्सटेंड कर देगा प्रोडक्ट की लाइफ साइकिल को बाय फर्दर टाइम फ्रेम अंटिल कब तक के जीवित रहेगा वो, देयर इज नो यूज ऑफ द मोबाइल फोन एट ऑल। जब तक कि वो सड़ नहीं जाता, उसका कोई दूसरा ऑल्टरनेटिव यूज नहीं है, तब तक कि वो फोन चलेगा। अगर आपने मोबाइल फोन को रिसाइकल किया तो क्या हो जाएगा, सुनिए, आपने अगर उसको रिसाइकल किया तो उसके पार्ट्स तो आपने यूज कर दिए, मोबाइल फोन डेड हो गया। ये क्या हो जाएगा, एक ऑल्टरनेटिव सोर्स ऑफ मटेरियल प्रोक्योरमेंट हो गया। मुझे अपने नए फोन को बनाने के लिए XXX21 को मटेरियल लगते हैं, रॉ मटेरियल का खर्चा मेरा बच गया क्योंकि मैंने पुराने फोन से उसको निकाल के ले लिया। ठीक है ना, एट ए मच लोअर कॉस्ट। कंसिस्टेंट यूज ऑफ दिस मेजर वुड डेफिनेटली रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, और आपका क्या हो जाएगा, मार्जिन बढ़ जाएगा, कमाई बढ़ जाएगी, कॉस्ट आपका कम हो जाएगा। प्रोडक्ट की जो लाइफ है वो आपकी एक्सटेंड नहीं होगी, क्योंकि मोबाइल ही सड़ चुका है भाई। पुराना सेलफोन से पूरी चीजें आपने निकाल लिया, तो पुराना मोबाइल फोन आपका क्या हो गया, वो डेड हो गया आपका। हाउएवर कंटिन्यू टू प्रोवाइड वैल्यू टू द कंपनी विद हेल्प टू रिसाइकलिंग प्रोसेस। कंपनी को फायदा हो गया, लेकिन पुराना फोन जो था भैया वो डेड हो गया। ठीक है ना। The intangible benefit would be positive impact on recycling have on the environment। मैंने जैसे आपको बताया कि environment के ऊपर ये पॉजिटिव इंपैक्ट है अगर आप उसको रिसाइकल करते हो, तो इससे क्या होगी, कंपनी की ब्रांड इमेज भी इंक्रीज होगी। गाइस, दिस वाज द एंड ऑफ द फर्स्ट क्वेश्चन। आगे बढ़ेंगे अगले सवालों के ऊपर में, सुनेंगे। सर थर्ड क्वेश्चन भी आपका क्या है, रिपीटेड क्वेश्चन है, रिपीटेड। आगे बढ़ेंगे, आगे। ओए ब्रो, रेलेवेंट कॉस्टिंग के ऊपर क्वेश्चन है। ये आपका क्वेश्चन आता है हमारे चैप्टर नंबर 6 यानी कि डिसीजन मेकिंग से। डिसीजन मेकिंग चैप्टर से ये क्वेश्चन आता है और काफी इजी एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है आपके एग्जामिनेशन के लिए। दोस्तों ध्यान से सुनेंगे मेरी बात को। आइए क्वेश्चन को रीड करते हैं। रेलेवेंट कॉस्टिंग पूरा डिटेल में हम डिस्कस करने वाले हैं। डोंट वरी एट ऑल, आपको पूरी बातें समझ जाएंगी, प्लीज मेरे पे भरोसा रखिए। ओके, फेलिसिटी लिमिटेड एक केमिकल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, एक कंपनी है। उसके पास में एक स्पेशल प्रोजेक्ट आता है, यानी कि कोई इंसान आता है, कोई कंपनी आती है कि सर मेरे को प्लीज ये प्रोजेक्ट आपसे करवाना है, प्लीज आप करेंगे क्या। हमसे वो पूछ रहे हैं, जिसको पूरा करने में 3 महीने का समय लगता है। मैनेजमेंट ने हमें कम्युनिकेट किया है कि एक्सेप्ट करें कि रिजेक्ट करें, हमें कुछ दिनों में इसे बताना है। उन्होंने ये वाला जो काम है अपने मैनेजमेंट अकाउंटेंट को सौंपा है कि भैया आप लोग देखो, आपको समझता है, जैसे कि आप लोग सीए हो, मैनेजमेंट अकाउंटेंट हो, कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स हो, आप लोगों को ज्यादा नॉलेज है। हमें बताइए, कंपनी आपसे पूछ रही है सीए साहब, हमें इस प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करना चाहिए कि रिजेक्ट करना चाहिए, वेदर वी शुड एक्सेप्ट इट और रिजेक्ट द प्रपोजल। ये आपके ऊपर एक बड़ा सवाल आप पे खड़ा कर रहे हैं। टू वर्क आउट द कॉस्टिंग फॉर दिस प्रोजेक्ट फॉलोइंग इज द इंफॉर्मेशन अवेलेबल। देखिए बच्चों, मुझे अपने जीवन काल में जितने भी काम मैंने किए हैं, सिर्फ एक चीज सोचिए,
एक छोटी सी चीज, सर मेरा फायदा कितना है ये चीज को करने में। एक चीज आपसे मैं पूछता हूं, कोई भी फैमिली से आप बिलोंग करते हैं, अगर आपको मैं कोई भी काम करने बोलता हूं जिसमें आपका फायदा नहीं है, तो क्या आप वो काम करेंगे? सर बिल्कुल नहीं करेंगे। यानी कि जो चीज में फायदा है आप वही चीज करेंगे। और सबसे पहले फायदा निकालने के लिए, यानी कि प्रॉफिट निकालने के लिए आप लोग क्या करेंगे? आप बोलेंगे सर सुनो ना, प्रॉफिट 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 इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस या फिर आपका रेवेन्यू लेस आपके जितने भी कॉस्ट है, यानी कि खर्चे हैं, आपके जितने भी खर्चे उन सबको हटा दो और अपनी कमाई को देखो। अगर मेरी कमाई 10 लाख रुपए की है और सर मेरे को खर्चे लग रहे हैं 9 लाख रुपए का, 1 लाख रुपए बच रहे हैं, सर मैं ये प्रोजेक्ट बिल्कुल करेंगे। अगर सर मेरी कमाई हो रही है 10 लाख की और खर्चे हैं मेरे 11 लाख के, मैं इस प्रोजेक्ट को नहीं करने वाला जनाब, ठीक है ना। तो हमारे पास में उसने कॉस्ट की इंफॉर्मेशन पहले दी है, पहले इसको समझ लेते हैं कि भैया कॉस्ट क्या लगने वाला है, खर्चा कितना आएगा मामा इस चीज को करने में, पहले वो देख लेते हैं। आइए सर हमारे पास में ये निम्नलिखित खर्चे आने वाले हैं, आइए एक एक करके खर्चे देखते हैं और उसके बाद सोचेंगे कि प्रोजेक्ट को करना चाहिए कि नहीं, ठीक है ना। आइए हम सर पूरे खर्चों को पहले लिख लेते हैं अपने पास में। बेटा मेरी बात बहुत ध्यान से सुनिए, मेरी बात बहुत ध्यान से सुनेंगे। अगला 1 मिनट में आपको रेलेवेंट कॉस्टिंग के ऊपर एक छोटा सा ज्ञान दूंगा। रेलेवेंट कॉस्टिंग, सर रेलेवेंट कॉस्टिंग का मतलब होता है कि जो चीज आपके काम की है, रेलेवेंट मींस काम की, और कॉस्ट यानी कि खर्चा। यहां पे आपके सामने समझ लीजिए 50 खर्चे लिखे हुए हैं। मैं आपसे पूछता हूं कि क्या हर खर्चा आपके काम का होता है? आप कहेंगे सर क्यों नहीं, जो खर्चा मेरे जेब से जा रहे हैं, जो खर्चा कंपनी को लग रहा है, वो तो खर्चा सर मेरे को डालना होगा। इस प्रोजेक्ट को करने के लिए जितना भी खर्चा लगता है हर खर्चा मेरे को डालना होगा। लेकिन बेटा ऐसा नहीं है, सोच के देखिए। एक छोटा सा एग्जांपल आपको देता हूं, यहां पे देखिए। अगर आपने कोई भी प्लांट, कोई भी मशीनरी, कोई भी एक बड़ा फर्नीचर आपने 1 तारीख को लेके रखा है, कौन सी तारीख को? आपने मान लीजिए कि 1 अप्रैल को खरीद के रखा है, ठीक है ना, और उसकी वैल्यू है 10 लाख रुपीस की। कितने की? 10 लाख रुपए की। ये जो 10 लाख रुपए का आपने प्लांट खरीद के रखा है, ये किस लिए खरीदा है? कि आपके रेगुलर ऑपरेशन चलते रहे, आपकी कंपनी में काम होता रहे, कभी भी माल हमेशा बनता रहे, आपने इसके लिए लेके रखा है। मैं आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन पूछता हूं, बेटा सोच के बताइए कि अगर आपकी फैक्ट्री पे कोई भी काम ना हो, कल से मान लीजिए कि 10 लाख रुपए आपने इन्वेस्टमेंट किया और अगले दिन से आपका काम करना बंद हो गया, आपके पास में ना वर्कर आ रहे हैं, ना लेबर आ रहे हैं, ना काम हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है, तो मैं आपसे पूछता हूं क्या ये 10 लाख रुपए का आप क्या करोगे? आप बोलेंगे सर ये 10 लाख रुपए तो सर मैंने इन्वेस्ट कर दिए, पैसा तो लग चुका है। यानी कि सर आपका नया जो भी डिसीजन आपको लेना है, कोई भी लाइफ में आप डिसीजन लोगे, उसमें यह चीज इंपॉर्टेंट है कि भैया कौन सा खर्चा आपने इस प्रोजेक्ट के लिए अलग से किया है और कौन सा खर्चा संक है, वेस्ट है, पहले ही लग चुका है, भैया ये कोई काम का ही नहीं है। मतलब कि मेरे को नया प्रोजेक्ट मिले या नया प्रोजेक्ट ना मिले, ये खर्चा मेरे किसी काम का नहीं है। इस पे मैं बात ही क्यों कर रहा हूं, समझ रहे हो? अगर मान लीजिए कि आप किसी इंसान को आप सैलरी दे हो जो कि फिक्स्ड है, ठीक है ना, जो कि फिक्स्ड है, एक सुपरवाइजर को आप सैलरी दे रहे हो, या फिर मान लीजिए कि भैया जो बाहर में एक वो बंदा खड़ा होता है ना, सिक्योरिटी गार्ड को आप 20,000 रुपीज एक्सपेंस करते हो हर महीने का, 20,000 हर महीने का खर्चा करते हो। ये सुपरवाइजर क्या करता है, बाहर चौकीदार खड़ा रहता है और हमेशा देखता है कि भैया कुछ चोरी वोरी तो नहीं हो रही। अगर आप सोच के बताइए कि चौकीदार को अगर ये प्रोजेक्ट आपने अगर ले लिया तो क्या उस पे चौकीदार का कुछ लेना देना है? चौकीदार की कुछ सैलरी से कुछ फर्क पड़ेगा इसमें? सर चौकीदार को कोई इन्वॉल्वमेंट ही नहीं है। ये प्रोजेक्ट आए या ये प्रोजेक्ट ना आए, चौकीदार का इसमें कोई लेना देना नहीं है। ऐसे जितने भी खर्चे होते हैं ना, जो कि सिर्फ और सिर्फ हमारे प्रोजेक्ट से रिलेटेड होते हैं, जो कि प्रोजेक्ट के काम के होते हैं, उसी को हम कहते हैं रेलेवेंट कॉस्ट। क्या बोलते हैं उसको? रेलेवेंट कॉस्ट, ठीक है ना। आइए, तो रेलेवेंट कॉस्ट इज व्हाट? कौन सा खर्चा मेरे काम का है, कौन सा खर्चा मुझे अपने कॉस्ट शीट में इंक्लूड करना चाहिए। जो कि मैंने आपको ऊपर एग्जांपल दिया कि प्रोजेक्ट का रेवेन्यू 10 लाख रुपए, आपके खर्चे 9 लाख रुपए, तो 9 लाख रुपए का जो खर्चे की अब जो शीट बनाओगे, मुझे निम्नलिखित खर्चे लगते हैं, तो कौन से खर्चे आपको लगता है, कौन से आपके काम के हैं, तो उसकी जब आप लिस्ट बनाओगे तो उसमें ऐसे खर्चे मत डालना जो कि काम के ही नहीं है, फालतू के खर्चे। एक छोटा सा डायलॉग आपको हमेशा रेलेवेंट कॉस्टिंग में बोलना है, मैं डिटेल में नहीं जा रहा हूं, आपको हमेशा बोलना है कॉस्ट to be incurred for this project, cost to be incurred for this project plus minus opportunity cost
प्लस माइनस अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। एक सिंपल हिंदी में एक बात बोलता हूं आपको, आप याद करिए फिलहाल के लिए, क्योंकि हम डिटेल में डिस्कशन नहीं कर रहे हैं। कॉस्ट टू बी इनकर्ड, टू बी यानी कि इस प्रोजेक्ट जो भी नया काम मेरे पास में आया है उस काम को करने के लिए अलग से जो पैसा मुझे लगेगा वो खर्चा एक तो होगा, ठीक है ना, मुझे वो अपने जेब से पैसा निकाल के देना होगा, मुझे अलग से खर्चा करना है इस प्रोजेक्ट के लिए, पहला वो खर्चा मैं लूंगा। और सेकंड खर्चा जो है प्लस माइनस अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। काफी बार ऐसा होता है बेटा, सोच के देखिए, अगर नॉर्मल ऑपरेशन चल रहा है, ठीक है ना, क्या चल रहा है, नॉर्मल ऑपरेशन, भैया हमने कभी भी सोचा ही नहीं कि हमें कोई ना कोई नया ऑर्डर मिलेगा, हमारा धंधा बिल्कुल नॉर्मल चल रहा है, मैं महीने के 50,000 रुपए कमाता हूं, ये मेरा रेगुलर काम है, ठीक है ना। एक नया कस्टमर अचानक से मुंह धोके मेरे सामने खड़ा हो जाता है और बोलता है कि सर सुनो ना, हाँ बोलो सर, मुझे ना आपसे 3 महीने के लिए एक काम कराना है। मैंने बोला भैया कितने महीने के लिए? 3 महीने के लिए। अच्छा हाँ बोलो क्या काम है? सर मेरे को ना ये आपका काम कराना है और इसके लिए मैं आपको कुछ ना कुछ पैसे दूंगा, मतलब जो भी है। तो भैया पहला सवाल मैं आपसे पूछता हूं, सोच के देखिए, अगर आपने इसका नया काम ले लिया, जो भी नया बंदा आपके पास में आ रहा है, तो कितने महीने का काम है? 3 महीने का। और आपकी रेगुलर कमाई चल रही है, आप बहुत खुश हो अपनी कमाई से, हमेशा कमाते हो कितने रुपए? 50,000 रुपीज पर मंथ। और नए बंदे के आने के बाद में आप अपना ऑपरेशन, जो पुरानी कमाई थी वो तो आपकी बंद हो जाएंगी ना भैया, या तो आप पुराना काम करोगे या तो नए लड़के का काम लोगे। तो आपने क्या सोचा कि पुराने लड़के का काम अगर लिया भाई, तो ये जो मतलब सॉरी नए का अगर काम लिया तो पुराने की जो कमाई थी वो तो मेरी छूट जाएंगी। तो कितनी कमाई आपकी छूट रही है? आपकी 1.5 लाख रुपए छूट रही है 50,000 पर मंथ और 3 महीने के हिसाब से। अगर आपने नया काम नहीं लिया तो आप वैसे ही 50,000 कमा रहे थे हर महीने के, तो 1.5 लाख रुपए तो आप वैसे ही कमा रहे थे। वो नया बंदा आके चूल कर रहा है कि भैया मेरा काम करके दो पहले, हम उसको एक बात बोलेंगे, सुन बेटा तेरा काम करने से मेरे 1.5 लाख रुपए का नुकसान हो रहा है, तू वो 1.5 लाख रुपए मेरे को भरपाई करके दे दे तो मैं तेरा काम करने के लिए तैयार हूं। बिल्कुल ठीक है। तो हम 1.5 लाख रुपए जो है हमारी जो कमाई छूट रही है वो हम अपने खर्चों में कंसिडर करेंगे 1 लाख रुपए, क्योंकि हमें वो चीज उससे वसूलनी है। जितने पैसे आपको अपने कस्टमर से लेने हैं वो सब उसके ऊपर डाल दो, यानी कि कॉस्ट में। आप नॉर्मली ऐसे ही करते हो ना सर, पहले आप कॉस्ट शीट बनाते हो, भैया पहले देखो सही खर्चे कितने लग रहे हैं। आपने बोला सर देखो मेरे को 100 रुपए लग रहे हैं प्लस 100 रुपए लग रहे हैं, टोटल मिला के मेरे को 200 का खर्चा हो रहा है। आप अपने कस्टमर को कभी भी अपने खर्चों के बेसिस पे ही आप अपना टेंडर या फिर कोई भी सेलिंग प्राइस कोट करोगे कि मेरे को कम से कम भैया यहां से जो रेवेन्यू है ना, मेरे को कम से कम 300 रुपए चाहिए ताकि मैं 100 रुपए कमा पाऊं। बात समझ रहे हो? तो ये होता है कोई भी प्लानिंग का तरीका। तो रेलेवेंट कॉस्ट में आपको कॉस्ट टू बी इनकर्ड, यानी कि कॉस्ट नए प्रोजेक्ट के लिए कितना मुझे जेब से खर्चा करना हो रहा है वो आपको देखना चाहिए, यानी कि पुराने खर्चे जो मैं लगा चुका हूं उसको इग्नोर करो। और उसके अलावा प्लस माइनस अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, अगर आपने कोई कमाई छोड़ रहे हो अपने नए काम के लिए आपको वो भी उससे वसूलनी चाहिए। तो इसलिए हम रेलेवेंट कॉस्ट में दोनों इनकर करते हैं, ठीक है ना। तो कोई भी कॉन्सेप्ट हो, कोई भी आपका क्वेश्चन आ जाए, आपको हर एक बार में यही सोचना है कि भैया ये वाला खर्चा जो भी आपके सामने खर्चे होंगे क्या ये मेरे काम का है, क्या ये रेलेवेंट है इस प्रोजेक्ट से। अगर रेलेवेंट है तो ही उसको डालो, अगर रेलेवेंट नहीं है तो उसको हटा दो, राइट। आइए हर एक खर्चों के ऊपर में डिस्कशन करेंगे। रेलेवेंट कॉस्ट, ठीक है ना। सबसे पहला आइटम देखो कौन सा है, मुझे बताएंगे आप लोग कि रेलेवेंट है कि रेलेवेंट नहीं है। आइए ओके चलो, सबसे पहले फाइनेंसिंग। दोस्तों फाइनेंसिंग का मतलब क्या होता है? देखिए दोस्तों, धंधा करने के लिए पैसा तो चाहिए। आपको एक नया कॉन्ट्रैक्ट आ रहा है तो आपको पहले पैसे अपने जेब से लगाने होंगे, और जैसे ही पूरा काम कंप्लीट हो जाएगा तो आपने जिससे भी कॉन्ट्रैक्ट लिया है वो आपको आपके पैसे दे देगा। लेकिन शुरुआत में 3 महीने के लिए अपना पूरा काम संभालने के लिए भैया आपको पैसे तो लगेंगे ना। तो आपने क्या किया, देखिए यहां पे हमारे 5 लाख रुपए की जरूरत है अपने बिजनेस को चलाने के लिए 3 महीने के लिए। तो 5 लाख रुपए आप गए किसी बैंक के पास में, और बैंक के पास में आपने जाके क्या कर दिया, लोन ले लिया 5 लाख रुपए का। और बैंक आपको फोकट में थोड़ी देंगे लोन, बैंक आपसे ब्याज चार्ज करेंगी कि आपसे इंटरेस्ट तो लेंगी ना। पैसे को यूज कर रहे हो मेरे 3 महीने के लिए, 5 लाख रुपए चल रहे, इंटरेस्ट निकालो। और इंटरेस्ट का रेट कितना है, देखो यहाँ पे 10% का इंटरेस्ट रेट है, और आपको चाहिए 3 महीने के लिए। और 3 महीने में जैसे ही काम कंप्लीट हो जाएगा आप उसके बैंक में जाके उसका जो लोन का अमाउंट है वो वापस कर दोगे। तो मुझे बताइए कि आप लोगों के लिए यहां पे रेलेवेंट कॉस्ट क्या होंगी। सर बहुत ही सिंपल है, मैंने क्या किया, मैंने 5 लाख रुपए इंटरेस्ट पे लोन उठाया, ठीक है ना। और सर ये जो लोन था ये मेरा कितने रेट पे था, 10% रेट पे था ना, और ये मेरा 3 महीने के लिए था। तो जितना भी होता है ये 12,500 मेरे हिसाब से होगा। देख लो 50,000 डिवाइड बाय 4, हाँ ठीक है
ठीक है ना। 12,500 ये मेरा इंटरेस्ट कॉस्ट होगा। इससे और क्लियर अंडरस्टैंडिंग से समझना है तो एक और बात सुन लीजिए दोस्तों। सोचिए, आपको 5 लाख रुपए की जरूरत है आज, ठीक है ना। ये 3 महीने का कॉन्ट्रैक्ट है। आपने आज के दिन आपको 5 लाख रुपए की जरूरत है। आप गए बैंक के पास में, बैंक ने आपको बोला 5 लाख रुपीस ले लो मेरे से, ठीक है ना। आपके पास में 5 लाख रुपए आ गए। अब पहला महीना हुआ, दूसरा महीना हुआ, तीसरा महीना हुआ, आप उनके पैसों को यूज कर रहे हो और बैंक ने आखिरी टाइम पे आपको बोला कि भैया मेरे पैसे वापस करो, 3 महीने खत्म हो गए हैं। तो आपने लोन के पैसे वापस किए, तो अपने 5,12,500 रुपए उसको वापस किए। कितने? 5,12,500। तो मैं आपसे पूछ रहा हूं कि आपको खर्चा कितना है, आपको कॉस्ट कितना लगा जो आपके प्रोजेक्ट के लिए जरूरी है। सोच के देखिए सर, ये 12,500 5 लाख रुपए आए मेरे पास में और 5,12,500 मेरे पास से चले गए। तो आपको खर्चा कितना लगा? आपको लगा है 12,500 रुपए का खर्चा, जो कि हमारे लिए क्या है? हमारे लिए रेलेवेंट है, क्योंकि हमने इसी प्रोजेक्ट के लिए 5 लाख रुपए का कॉस्ट हमने क्या किया? लोन लिया है। तो 12,500 क्या हो जाएगा आपके लिए? एक रेलेवेंट कॉस्ट हो जाएगा, ठीक है ना। आप आइए मेरे साथ में लिखेंगे। पहला कॉस्ट है आपका फाइनेंसिंग कॉस्ट। मैं आपको रीजन बोल के बता रहा हूं, आप चाहे तो वहां पे लिख सकते हैं, आपको पूरा एक्सप्लेनेशन में दे रहा हूं। ओके, सो फर्स्ट कॉस्ट इज व्हाट? द फाइनेंसिंग कॉस्ट। फाइनेंसिंग कॉस्ट कितना आपका? 12,500 का है। सेकेंड कॉस्ट बताइए दोस्तों क्या है आपका? सेकेंड कॉस्ट आपका क्या है? आपका मटेरियल का खर्चा। सर कोई भी आप काम करोगे तो उसमें मटेरियल, लेबर, ओवरहेड तो लगेंगे ना। कोई भी आप मशीन बना रहे हो, कोई भी बुक बना रहे हो, कोई भी चीज बना रहे हो, एसी का रिमोट बना रहे हो, कुछ भी बना रहे हो, उसमें मटेरियल लगेगा, यानी कि कुछ चीजें रॉ मटेरियल लगेगा, उसमें लेबर का हिस्सा लगेगा, उसमें बाकी सारे खर्चे लगते हैं। तो हमारा आ रहा है सेकेंड कॉस्ट जो कि है मटेरियल का। और मटेरियल के लिए ध्यान से देखिए क्या लिखा है। आइए हम लिखते हैं मटेरियल कॉस्ट। सर मटेरियल कॉस्ट कितना मेरे काम का है हमें वो बताना है। बहुत ध्यान से मेरे डायलॉग सुनेंगे आप अगले। फेलिसिटी कंपनी, ये हमारी कंपनी का नाम है। हमारी कंपनी में स्टॉक पड़ा हुआ है। क्या पड़ा हुआ है? हमारी कंपनी में स्टॉक पड़ा हुआ है कितने का? हमारे पास में 5,000 केजी का, 5,000 किलोग्राम का स्टॉक पड़ा हुआ है। कौन से इन्वेंट्री का? ओके, ऑन हैंड दैट इज नॉट ऑफ इमीडिएट यूज। इस वर्ड को बहुत ही क्लियरली सुने, इस सेंटेंस को बहुत अच्छे से रीड करें। मेरे पास में, कंपनी के पास में 5,000 केजी का स्टॉक पड़ा हुआ है जो कि फिलहाल उनके काम का नहीं है। यानी कि वो माल पड़ा रहे या नहीं पड़ा रहे, फिलहाल कंपनी को उसका कोई काम नहीं है। कोई काम नहीं है, पड़े पड़े सड़ जाए चलेगा, लेकिन उसका कोई हमें फिलहाल काम नहीं है। और सोच के देखिए कि मटेरियल किस काम आता है। मटेरियल फिनिश गुड्स को कन्वर्ट करने के काम आता है। मटेरियल तब लगता है जब आपको धंधा करना हो, जब आपको ऑर्डर मिला हो, जब आपको फिनिश गुड्स बनाने हो। हमारे पास में ऐसा कोई पर्पस है ही नहीं फिलहाल, मतलब कि माल लेके पड़ा हुआ है और उसे मुझे यूज नहीं करना है फिलहाल के लिए, ऐसी बात लिखी है। ओके, ध्यान से देखिए बच्चों। इट कैन बी सोल्ड, अगर आप चाहें तो आपके पास में एक ऑप्शन है। 5,000 केजी माल पड़ा हुआ है ना, और उसको क्या करना है? अभी आपके काम का भी नहीं है। आप चाहे तो उसको बेच सकते हो, चाहे तो उसको बेच सकते हो मार्केट में 250 रुपयों में। कितने रुपए में? 250 रुपीज में 1 किलोग्राम आप बेच सकते हो। ऐसा करके आप मार्केट में उसको सेल कर सकते हो। ध्यान से देखिए, द स्पेशल प्रोजेक्ट रिक्वायर्स, हमारा जो प्रोजेक्ट है, जो हमें एक ऑर्डर मिला है स्पेशल प्रोजेक्ट, तो उसमें हमारे पास में 3 महीने का काम था, आपको याद है। उन 3 महीने के काम के लिए हमें 3,000 किलोग्राम की जरूरत है इन्वेंट्री के। कितने? 3,000 केजी का इन्वेंट्री की हमें जरूरत है, विच कैन बी रिप्लेस एट अ करंट मार्केट प्राइस ऑफ 300 रुपए पर किलोग्राम। मतलब उसका कहना है कि मुझे अपने नए प्रोजेक्ट के लिए 3,000 केजी की जरूरत है, और अगर आप इस माल को बाहर से खरीदने गए, मतलब मार्केट से, मार्केट में जो कीमतें चल रही है वो है 300 रुपए पर किलोग्राम की। ये हो गई हमारी बातें खत्म। मैं आता हूं हमारे कॉस्ट शीट के ऊपर में। आप लोगों को मुझे सोच के बताना है कि सर आपको मटेरियल का कितना खर्चा आने वाला है। सोचिए, कम ऑन। चलो मैं आपका काम थोड़ा इजी कर लेता हूं, लेकिन क्वेश्चन आंसर हमारे चलते रहेंगे। सर देखो, मैंने आपको क्या बताया, कोई भी चीज के लिए पहले सोचो कि इस प्रोजेक्ट के लिए मुझे कितना खर्चा लगेगा। और अगर इसमें भी आपको थोड़ा कंफ्यूजन है, थोड़ा उसको और खोल लो। पहले सोचिए कि कॉस्ट टू बी इनकर्ड, आपको अलग से कितना पैसा लग रहा है, अलग से कितना पैसा लगेगा। पहली जनाब सोचिए, हमारे पास में माल पड़ा हुआ है कि माल पड़ा हुआ नहीं है। सर कंपनी के पास में पहले से ही 5,000 किलोग्राम स्टॉक में है ना, 5,000 केजी कंपनी का स्टॉक में है, और कंपनी को नए काम के लिए सिर्फ 3,000 केजी की जरूरत है। तो हमें नया तो खरीदने की जरूरत नहीं है जनाब, ठीक है ना। तो इसको कॉस्ट टू बी इनकर्ड को तो हम जीरो कर लो, मुझे पैसा नया तो लगाना नहीं है। माल पड़ा हुआ भैया, उसको यूज कर लूंगा मैं। अच्छा,
आते हैं सर सेकेंड चीज, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के ऊपर में। इसे आप प्लीज मेरे साथ में हिंदी में कहेंगे तो आपको काफी इजी होगा। प्लीज हिंदी में कम्युनिकेशन करें इस चीज के लिए। अगर मैं अपने मटेरियल को, जितना 3000 किलोग्राम का मटेरियल है, नए प्रोजेक्ट में अगर लगा लेता हूं तो क्या कंपनी को उससे कोई नुकसान होने वाला है क्या? कि कोई नुकसान नहीं होगा। सोचिएगा इस कमान, क्या आप 3000 किलोग्राम नए प्रोजेक्ट में जो यूज करने वाले हो उससे क्या कंपनी को कोई नुकसान होने वाला है कि कोई नुकसान नहीं होगा? सोचिए। सो देखो बहुत सिंपल है। हमें कितने केजी की जरूरत है? 3000 किलोग्राम की। 3000 किलोग्राम की। तो सबसे सिंपल तरीका हमेशा यह होता है कि आप पहले अपॉर्चुनिटीज बनाइए कि कंपनी के पास में क्या क्या अपॉर्चुनिटी है, वो उसको कैसे यूज कर सकते हैं। सोचिए कंपनी के पास में क्या अपॉर्चुनिटी है। अपॉर्चुनिटी नंबर 1, पहले क्या अपॉर्चुनिटी है भैया? एक बात बताओ मेरे को, मेरे पास में 5000 किलोग्राम बचे हुए हैं, मैं उसको चाहूं तो मार्केट में बेच के पैसा कमा सकता हूं, रोकड़ा मुझे मिल सकता है, तो मैं आपको वो फ्री में क्यों दूं? समझ रहे हो? मैं आपसे कुछ चार्ज करूंगा उसके लिए। तो पहली चीज आपके पास में क्या अपॉर्चुनिटी है कि आप उसको क्या कर सकते हो? स्क्रैप कर सकते हो। सेल इन स्क्रैप, ठीक है ना? आप उसको स्क्रैप में बेच के आपको 250 रुपए पर केजी के मिल सकते हैं। 250 रुपए फोकट में माल उठाया, बेचा मार्केट में, 250 रुपए हाथ में, तो भैया मैं तुम्हें फ्री में गाय को दूं? बात बिल्कुल सही कंपनी की। सर सेकंड ऑप्शन कोई है क्या कंपनी के पास में, या फिर अपॉर्चुनिटी कोई कंपनी के पास में? कंपनी चाहे तो इसे मार्केट से खरीद सकती है 300 रुपए पर केजी में। ध्यान से देखिए, परचेज फ्रॉम मार्केट एट 300 पर केजी। अब बहुत ध्यान से मेरी बात को अगर सुन लोगे तो आपको बहुत इजी होगा समझने में भी। लेकिन अगर आपने रेलेवेंट कॉस्ट को नहीं पढ़ा है तो प्लीज गाइस ये लेक्चर को उससे कंसिडर मत करिए कि आपको समझेगा नहीं, क्योंकि आपने कभी इसके पहले पढ़ा नहीं है। तो ये हम बहुत ही स्पीड में निपटा रहे चीज को, ठीक है ना? मैं आपको बहुत ही डिटेल में बाद में डिस्कशन करवा दूंगा। मेरी बात सुनिए दोस्तों, बहुत ध्यान से सोचिए मेरी बात पे। 3000 किलोग्राम आपको नए प्रोजेक्ट में यूज करना है। 3000 किलोग्राम आपको नए प्रोजेक्ट में यूज करना है। आपके पास में माल पड़ा हुआ है। कंपनी क्या कर सकती है? कंपनी अगर सोची कि आपने 3000 किलोग्राम आपने नए प्रोजेक्ट में यूज कर लिया, 3000 किलोग्राम कंपनी का उठा के नए प्रोजेक्ट में यूज कर लिया, और सोच के देखी कि कंपनी पहले से ही कोई ना कोई काम कर रही, कोई ना कोई उसका ऑर्डर है, कोई ना कोई उसका मटेरियल प्रोसेसिंग में है, उसको फिनिश गुड्स बहुत तेजी से बनाने हैं अपने कस्टमर को देने के लिए। क्या ऐसी कोई स्थिति में कंपनी है? क्या कंपनी ने किसी का ऑर्डर लेके रखा है? क्या पुराना काम चल रहा है? क्या कोई कंपनी का उसमें माल पड़ा हुआ है साहब, उसका कोई काम वाम नहीं है, उसको कोई यूज नहीं करना है, उसको ना ही उसको रिप्लेस कराने की जरूरत है। अगर सोच के देखिए कि अगर मैंने आपको ये 3000 केजी अगर मैंने आपको उठा के दे दिया, ठीक है ना, और अगर मेरे पास में पीछे कोई कस्टमर आके मेरे को बोलता है कि सर मेरे को फिनिश गुड्स चाहिए जिसमें कि यही रॉ मटेरियल यूज होना है, तो ये रॉ मटेरियल को यूज करने के लिए भैया रॉ मटेरियल तो खत्म हो गई मेरे पास, तो मुझे मार्केट से जाके उसको खरीदना होगा, तो कंपनी का वहां पे भी नुकसान हो जाएगा। लेकिन इस क्वेश्चन में क्लियरली लिखा हुआ है कि इसका कोई भी इमीडिएट यूज नहीं है, यानी कि कोई भी ऑर्डर पीछे पेंडिंग नहीं है। तो आपके पास में ये वाली अपॉर्चुनिटी तो कंपनी के पास में है ही नहीं। अगर कंपनी चाहे तो एक ही काम कर सकती है, इस माल को उठा के क्या कर सकती है? वो मार्केट में बेच सकती है। तो कंपनी सिंपल एक ही बात अपने कस्टमर को बोलेंगी जो कि 3 महीने का ऑर्डर लेके आया है, भाई सुन मेरे पास में 250 रुपए में मैं 1 किलोग्राम बेच सकता हूं मार्केट में, और मैं तेरे को अगर 3000 किलोग्राम दे रहा हूं तो मैं तेरे से 3000 किलोग्राम के 250 रुपए हर किलोग्राम के चार्ज करके मैं तुझसे वो पैसे रिकवर करूंगा। अगर तू वो पैसे नहीं देता है तो मैं जाके उसको मार्केट में बेच दूंगा, मेरा तो भाई नुकसान ही नहीं है। मैं अगर 250 रुपए में इसको बेच देता हूं और ऐसे मैं 3000 किलोग्राम बेच देता हूं तो मुझे अच्छे खासे पैसे मिल जाएंगे, तो मैं तेरे को फ्री में क्यों दूं? मुझे कम से कम इतने पैसे दे दे तो मैं खुश हो जाऊंगा। तो उसने बोला भैया ठीक है, तो आपको 250 रुपए के हिसाब से 3000 किलोग्राम के पैसे आपको मिल जाएंगे एज एन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, क्योंकि आप अपनी कमाई छोड़ रहे हो जो आप माल बेच के कमा सकते थे। कितने? 250 पर केजी इंटू 3000 केजीज कितने होते भाई बताइए? 250 into 3000 kilograms, this is 7,50,000। आपके हो गए कितने? 7,50,000 रुपए आपका होता है मटेरियल का खर्चा। कौन सा हो गया? मटेरियल का खर्चा। आपका कॉस्ट टू इनकम 0 है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आपका जो खोए हो आपने वो आप पैसा उनसे रिकवर कर रहे हो, ठीक है ना। आते हैं तीसरे कॉस्ट के ऊपर में 1 by 1। दोस्तों आइए जस्ट अ सेकेंड।
ऑलराइट, आइए तीसरे कॉस्ट के ऊपर में। तीसरा कॉस्ट कौन सा है हमारा, क्वेश्चन में देख के बताइए। सो तीसरा कॉस्ट है हमारा लेबर का खर्चा। लेबर का खर्चा आइए देखते हैं कितना है दोस्तों। हमारे पास में देखेंगे, हमारे पास में जितने भी हैं सारे स्किल्ड लेबर्स हैं और करंटली वो कोई ना कोई काम कर रहे हैं अपने अपने डिपार्टमेंट्स में। मैं हिंदी में कह रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। कोई भी खाली बैठा हुआ नहीं है, ऐसा नहीं कि भैया वेला बैठा हुआ उठा लो उसको। हर कोई अपना अपना काम कर रहा है, बहुत बिजी लोग हैं, हर कोई अपनी कंपनी के लिए कोई ना कोई कंट्रीब्यूशन कर रहा है। इस स्पेशल प्रोजेक्ट के लिए जो आपके पास में स्पेशल प्रोजेक्ट आया है, 5 वर्कर्स की हमें जरूरत है हमारे अलग अलग डिपार्टमेंट से। कितने वर्कर्स की जरूरत है, 5 वर्कर की जरूरत है इस काम को पूरा करने के लिए। और पूरा का पूरा काम कंप्लीट करने में आपको 2000 लेबर के आवर्स इन्वेस्ट करने होंगे। मतलब कि सर 2000 लेबर जब एक एक घंटा काम करेंगे, यानी कि 2000 लेबर आवर्स काम होंगे, तो ही वो नया प्रोजेक्ट कंप्लीट हो पाएगा। ठीक है ना। तो कितने घंटे की रिक्वायरमेंट है, 2000 लेबर आवर्स। ठीक है ना। ओके, द कॉस्ट ऑफ द लेबर पर आवर इज 300 रुपए। सो जितने भी लेबर हमारे पास में काम करते हैं उन्हें हमें हर घंटे के कितने रुपए देने होते हैं, 300 रुपए हमें हर घंटे के देने होते हैं। 300 रुपए हर घंटे के देने होते हैं। एक बंदा काम करता है ना 1 घंटे के लिए, तो उसको 300 रुपए हमें देने होते हैं। तो भैया कोई भी लेबर खाली नहीं बैठा है, उसको अलग से तो पैसे देने ही होंगे ना उसको काम करवाने के। तो 300 रुपए तो तू देगा ही अपने लेबर को, अगर तूने हमसे ले लिया तो। उसके अलावा देखिए, Since the working hours have been diverted to this project, अब सर हमारा क्या हो रहा है, हमारे लेबर्स क्या कर रहे हैं, कोई ना कोई प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं। ठीक है ना, कोई ना कोई प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं। अब प्रोजेक्ट में काम करके कंपनी का सोचिए पूरा का पूरा ऑब्जेक्टिव क्या होता है। कंपनी सोचती है कि मैं जितनी ज्यादा से ज्यादा कमाई कर सकूं उतना अच्छा। कंपनी ने क्या की, मटेरियल इन्वेस्ट की है, लेबर इन्वेस्ट की है, ओवरहेड्स के खर्चे किए हैं, और उसके बाद में वो अपना प्रॉफिट ऐड करती है कोई भी प्रोजेक्ट में, और उसके बाद में अपने बंदे से वो काम करवाती है। आप जो कि शाणे लोग कोई भी नया प्रोजेक्ट लेके हमारे पास में आते हो, हमसे पहली बात तो हमारा लेबर लेके जा रहे हो, तो भैया लेबर का तो पैसा लगेगा ना अलग से तुम्हें, क्योंकि उसको देना होगा, क्योंकि वो भैया खाली फोकट बैठा हुआ नहीं है, उसके लिए जेब से खर्चा करना होगा। तो पहली बात लेबर का तो पैसा लगेगा, और दूसरी बात जो मेरी कमाई छूट रही है पुराने प्रोजेक्ट में, भैया वो भी मैं तेरे से पैसा लूंगा। क्योंकि सोच के देखो कि अगर मैं लेबर को आपके प्रोजेक्ट में नहीं बेचता हूं, तो पुराने प्रोजेक्ट में काम करके जो मेरी कमाई होने वाली थी वो तो मेरी सैक्रिफाइस हो रही है ना आप लोग के धंधे की वजह से, तो मैं वो भी पैसा आपसे रिकवर करूंगा। यानी कि लेबर का कॉस्ट आपको देना है, उसके अलावा में जो मेरी कमाई छूट रही है मैं वो भी खर्चा आपसे लेने वाला हूं। और कितना होने वाला, देखो यहां पे बोल रहे हैं कि जो मेरा कमाई छूट रही है, कंट्रीब्यूशन नुकसान हो रहा है, वो है मेरा 1 लाख रुपए इन 2000 घंटों के ऊपर में। क्योंकि भैया लेबर अगर काम ही नहीं करेंगे तो सोच के देखो ना कि प्रोजेक्ट कैसे कंप्लीट होगा, पूरा प्रोजेक्ट ही अटक जाएगा मेरा, और उस प्रोजेक्ट पे मेरी 2 लाख की कमाई छूट जाएंगी। ठीक है ना, 1 लाख रुपए की। ऑल्टरनेटिवली अब यहां पे क्या बोल रहा है वो, या तो आप क्या कर सकते हो, आपके पास में एक ऑप्शन ये है, यानी कि क्या, कंपनी के स्किल्ड लेबर्स को यूज करो। देखिए यहां पे मैं आपको समझाता हूं। यहां पे देखिए हमें क्या करना है, हमें चाहिए लेबर हमारे स्पेशल प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए। इसमें आपके पास में 2 ऑप्शन है, यूज करो कंपनी के स्किल्ड लेबर्स, यूज लेबर्स ऑफ कंपनी, यानी कि जो कंपनी में पहले से ही काम कर रहे हैं। और आपके पास में सेकंड ऑप्शन क्या है, देखिए या तो कह रहा है कि एक काम करो ना, आप किसी को ना कॉन्ट्रैक्ट दे दो, आउटसोर्स कर दो लेबर को फॉर द स्पेशल प्रोजेक्ट एट अ कॉस्ट ऑफ 6,25,000। मतलब कि आप अपनी कंपनी के लेबर को यूज मत करो, आप आउटसोर्स करो, बाहर के लेबर से काम करो, आउटसोर्स वर्क टू लेबर्स दैट आर नॉट पार्ट ऑफ कंपनी, दैट आर नॉट पार्ट ऑफ कंपनी। और अगर आप ये वाला ऑप्शन यूज करते हो तो आपको खर्चा आएगा कितने का, 6,25,000 रुपीज का। देखिए लिखा है यहां पे 6,25,000 रुपीज का। और अगर आप हमारे कंपनी के लेबर्स को यूज करते हो तो आपको इसके लिए 2 खर्चे करने होंगे, जैसे मैंने आपको बताया। पहला है कॉस्ट ऑफ लेबर, जो कि आपको कितने घंटों की जरूरत है, आपको 2000 लेबर आवर्स की जरूरत है, और आपको इन्हें 300 रुपए हर घंटे के देने होंगे। प्लस आप हमारी कमाई छूट रही है, अगर हम हमारे घर के लेबर से काम करवा रहे हो तो कितनी छूट रही है हमारी कमाई, 1 लाख रुपए। तो बताइए हमारा कुल मिला के इस ऑप्शन में कॉस्ट कितना है और इस ऑप्शन में कॉस्ट कितना है हमारे सामने है, बताइए। 2000 रुपीज, 2000 लेबर आवर्स घंटे हमारे लिए काम होंगे, और 300 रुपए हर घंटे में हम छोड़ रहे हैं, यानी कि 6 लाख रुपए, प्लस 1 लाख रुपए हमारी कमाई छूट रही है, वो वाले खर्चे। कुल मिला के हमें 7 लाख रुपए का हमें यहाँ पे कॉस्ट आता है, अगर हम अपने घर के लेबर्स को यूज करते हैं। अगर हम बाहर से आउटसोर्स कराते हैं तो हमारा काम
6,25,000 में पूरा हो जाता है। तो मैं आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन पूछता हूं, अगर आप लोग सोच के देखिए कि आप लोगों के पास में दो ऑप्शन है, यहां पे आपको खर्चा आ रहा है 7 लाख रुपए का और यहां पे खर्चा आ रहा है 6,25,000 रुपए का, तो हमेशा कोई भी काम इंसान क्या चाहेगा कि खर्चा कम से कम आए कोई भी काम को करने के लिए। तो आप कौन सा ऑप्शन यूज करेंगे? आप ये वाला ऑप्शन को चूज कर लेंगे और इसके साथ में आप प्रोसीड करेंगे और इस ऑप्शन को आप रिजेक्ट कर देंगे, क्योंकि आपके इसमें दोनों अपॉर्चुनिटी है। और आप सोचेंगे कि सर सोचो ना, यहां पे ना सर क्वालिटी काम होगा ये वाला ऑप्शन में और यहां पे नहीं होगा। ऐसा नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन ने एक पॉइंट बहुत ही क्लियरली स्पेसिफाई करके दिया है। अगला वाला, The management will opt for the more cost effective option। कंपनी का मैनेजमेंट चाहेगा जहां पे पैसा बच रहा है मैं वो ऑप्शन यूज करूं। As the quality of both the in-house manufacturing and outsourcing is the same। मतलब ये काम करो या फिर यहां से करो, बात आपके लिए सेम होने वाली है, टेंशन नहीं लेने का। दोनों की क्वालिटी A1 है, यहां के लेबर यूज करो या फिर बाहर के यूज करो, ठीक है ना। तो आप लोग क्या यूज करोगे? 7 लाख रुपीस आपका कॉस्ट आने वाला है लेबर का। इस केस में लेबर कॉस्ट कितना आएगा आपका आएगा 7 लाख रुपीस का लेबर कॉस्ट। ये हो गया हमारा तीसरा खर्चा। हमारे दो खर्चे ऑलरेडी हो गए हैं मटेरियल के और उसके ऊपर हमारा फाइनेंसिंग कॉस्ट, ठीक है ना। आइए आगे बढ़ते हैं, हमारे अगले खर्चे के ऊपर में क्या दिया है दोस्तों, आगे बढ़ेंगे। सर ये देखो बहुत ध्यान से, overtime payment to inspection supervisor who checks the final products would be 25,000। This would be incurred irrespective of whether the labor is in-house or outsourced। मतलब सर पहली बात देखो, आपने क्या बोला मेरे को, या तो आप क्या करो लेबर को यूज करो, या तो ये वाला लेबर यूज करो, या तो आप ये वाला लेबर यूज करो। कंपनी ने एक बात बोल दी है, आप कोई भी लेबर यूज करो। आपको इंस्पेक्शन ऑफिसर को, जो कि इंस्पेक्शन करेगा, जो कि ध्यान रखेगा आपके काम का, आपके प्रोजेक्ट के ऊपर में ध्यान रखेगा अच्छे से, और उसको आपको 25,000 रुपए देने होंगे। मैं आपसे पूछता हूं कि क्या ये खर्चा हमारे काम का है? सिर्फ अपने दिमाग में एक ही चीज सोचिए कि क्या ये खर्चा मेरे प्रोजेक्ट से संबंधित है कि एवं ही है, मतलब कि लग गया किसी और का खर्चा है, या फिर मतलब इस प्रोजेक्ट से संबंधित है कि नहीं। क्यों संबंधित है सर, या फिर क्यों संबंधित नहीं है? सोचिए, खर्चे को याद कीजिए, क्या लिखा है वहां पे? इंस्पेक्शन ऑफिसर आपके लिए ओवर टाइम कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ आपके काम के लिए। वैसे तो उसका नॉर्मल टाइम हो गया, वो जा रहा था, लेकिन आपके लिए ओवर टाइम कर रहा है, और आपके काम को करने के लिए कंपनी को उसको 25,000 रुपए ज्यादा देने पड़ गए। तो क्या ये इस प्रोजेक्ट के काम का है? यस सर, बिल्कुल काम का है, क्योंकि ये इसी प्रोजेक्ट के लिए उसने ओवर टाइम किया है और उसके लिए हमें उसको पैसे देने हो रहे हैं। ओवर टाइम पेमेंट टू सुपरवाइजर या फिर इंस्पेक्शन ऑफिसर, इंस्पेक्शन जो भी आप लिख लीजिए, 25,000, राइट। ये हमारे काम का है, ये हमारे खर्चे रिलेटेड है, रिलेवेंट है, ठीक है ना। आइए आगे देखते हैं दोस्तों। आगे लिखा है हमारे पास में मशीन, एक मशीन की बात बोल रहा है वो, ध्यान से सुनिए क्या लिख रहे हैं। दिस प्रोजेक्ट वुड रिक्वायर यूज ऑफ द एग्जिस्टिंग मशीन। इस प्रोजेक्ट में आपने जो पुरानी खरीदी हुई मशीन है उसका इस्तेमाल किया जाएगा। डेप्रिसिएशन ऑफ X 2.1, यानी कि जो मशीन का नाम है उसका डेप्रिसिएशन है 40,000 रुपए हर साल का। क्या है? 40,000 पर एनम। आपसे पूछता हूं एक एक करके बताइए, 40,000 का डेप्रिसिएशन क्या मेरे प्रोजेक्ट के काम का है? सोच के बताइए दोस्तों। आपको शुरुआत में मैंने एक बात बोली थी कि भैया मैंने अगर मशीन लेके रख दी है तो मशीन चले या ना चले, वो प्रोजेक्ट में यूज हो या फिर ना हो, डेप्रिसिएशन एक ऐसा खर्चा है जो कि लगना ही लगना है, मतलब कुछ को रोक ही नहीं सकते। ये तो भैया भगवान की देन थी कि मुझे वो नया प्रोजेक्ट मिल गया। अगर नया प्रोजेक्ट नहीं मिला होता तो भी क्या वो डेप्रिसिएशन लगा होता, आपको लगा होता? तो क्या ये हमारे लिए रेलेवेंट है? सर ये नहीं है रेलेवेंट, क्योंकि इस प्रोजेक्ट के लिए स्पेसिफिकली वो खर्चा नहीं लगा है, ये तो एवं ही लगने वाला था, वैसे ही लगने वाला था। तो इसलिए क्या है, ये इररिलेवेंट है, ठीक है ना। डेप्रिसिएशन इज व्हाट गाइस, कम ऑन, इररिलेवेंट। यहां पे आप लिखेंगे नील। ओके, नेक्स्ट खर्चा बताइए एक एक करके। वेरिएबल ऑपरेटिंग कॉस्ट फॉर द 3 months पीरियड वुड बी 3 लाख रुपीज। सर वेरिएबल एक्सपेंस का मतलब है हर नए यूनिट के बनने पे जो खर्चा लगता है। सर यानी कि मतलब कि अगर एक नया यूनिट बना तो भैया कुछ पैसा लगेगा,
तो यहां पे आपने नया प्रोजेक्ट जो लिया है उसको काम करने के लिए, उसके ऊपर काम करने के लिए जब जब मशीन चली है तब तब पैसा लगा है। यानी कि मशीन बंद थी तो सिर्फ डेप्रिसिएशन लग रहा था, आपकी मशीन चली है इस प्रोजेक्ट के लिए, और इस प्रोजेक्ट के लिए आपको वेरिएबल ओवरहेड या फिर आप वेरिएबल एक्सपेंसेस आपको लगे हैं 3 लाख रुपए के, जो कि इसी काम के लिए है। किसके लिए? इसी काम के लिए है, मशीन कॉस्ट। तो क्या सर ये हमारे लिए रेलेवेंट है? यस सर रेलेवेंट है। वेरिएबल एक्सपेंस हमारे लिए 3 लाख रुपए का वेरिएबल एक्सपेंस हमारे काम का है, ये हो गया हमारा ए। सेकंड हमारे लिए मशीन कॉस्ट में ही एक और खर्चा दिया है, देखिए क्या, ध्यान से देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट। एट प्रेजेंट X21 इज ऑपरेटिंग एट फुल कैपेसिटी बाय डाइवर्टिंग। अगर आप फिलहाल के लिए क्या हो रहा है, हमारी जो X21 मशीन है, यहां पे आपको ड्रॉ करके दिखाता हूं, ये हमारी एक मशीन है, ठीक है ना, यहां पे प्रोडक्शन चल रहा है, दन 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 दन, और माल बन के निकल रहा है, हमारी रेगुलर प्रोसेसिंग चल रही है, बहुत सुकून से हमारी लाइफ चल रही है, बहुत अच्छे से मशीन फुल कैपेसिटी पे काम कर रही है, मतलब कि इसमें जगह ही नहीं है कोई नया माल को भरने के लिए, ऐसा नहीं कि भैया यूज नहीं कर रहे, फुल कैपेसिटी पे काम कर रही है। हम बोलते हैं हमारा माल यहां पे बनाओ, हमने अपने माल को यहां पे घुसाने की अगर कोशिश की तो जो पहले से ही कैपेसिटी चल रही है, जो पहले से ही काम हो रहा है, वो काम भाई डिस्टर्ब हो जाएगा ना। और अगर आप पुराना काम डिस्टर्ब करोगे तो भैया पुराना काम करने से, पुराना माल बेचने से जो मेरी कमाई होने वाली थी वो तो नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि आपने प्रोडक्शन ही रुका दिया बीच में। अरे भैया प्रोडक्शन ही नहीं होगा तो मैं माल बेचूंगा कैसे, और माल बेचूंगा नहीं तो कमाई कैसे होगी? तो इसलिए आप लोगों की वजह से, क्योंकि आपने हमारा सेल जो है उसको डाइवर्ट किया है, हमारे प्रोडक्शन को डाइवर्ट किया है, उसकी वजह से कंपनी को नुकसान हो रहा है 1 लाख रुपए का इन 3 महीनों में। तो मैं आपसे पूछता हूं, क्या ये 1 लाख रुपए का जो नुकसान कंपनी को हो रहा है इन गंदे लोगों की वजह से, क्या कंपनी को रिकवर करना चाहिए? यस सर, रिकवर करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। कंपनी को वो 1 लाख रुपए हमें क्या करना चाहिए? रिकवर करना चाहिए। क्या है ये? कॉन्ट्रीब्यूशन लॉस, कॉन्ट्रीब्यूशन लॉस ड्यू टू डाइवर्जन ऑफ प्रोडक्शन फॉर न्यू प्रोजेक्ट। नए प्रोजेक्ट के लिए आप डाइवर्जन कर रहे हो तो आपको कितना? 1 लाख रुपए का यहां पे खर्चा आपका बढ़ जाता है, 1 लाख रुपए का खर्चा यहां पे बढ़ जाता है, राइट? ओके, उसके बाद में ध्यान से सुनेंगे बच्चों, उसके बाद अगला एक्सपेंस आपका एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस। एडवर्टीजमेंट ओवरहेड इंक्लूड करता है अपॉर्शनमेंट कॉस्ट ऑफ 25,000, अपॉर्शनमेंट कॉस्ट ऑफ 25,000, अपॉर्शनमेंट कॉस्ट ऑफ 25,000। सर ये क्या लिखा है? एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड, मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा। बेटा देखिए, आप अगर मान लीजिए कि कंपनी हो, ठीक है ना, ये पूरी कंपनी है, यहां पे हेड ऑफिस है, हेड ऑफिस है, राइट? अब हेड ऑफिस में मान लीजिए कि बहुत सारे लोग काम करते हैं जो कि क्या करते हैं, पूरे कंपनी को, पूरे मैनेजमेंट को, पूरे डिवीजन को हैंडल करते हैं। अब मान लीजिए कि हम इस डिवीजन में बैठे हुए अपना काम कर रहे हैं और हमारे पास में एक क्या आता है? ऑर्डर आता है, हम इसकी कॉस्टिंग निकाल रहे हैं। अब ये यहाँ पे जो लोग बैठे हैं ना, जो कि ज्ञान देते हैं हमेशा हर बात पे, यहाँ पे सैलरी इन लोगों को लगती है, और मान लीजिए कि इनकी सैलरी है 1 लाख रुपए। ये जितने भी लोग हेड ऑफिस में बैठे हैं इनकी सैलरी 1 लाख रुपए। अब भैया हेड ऑफिस है, ये कोई कमाता तो नहीं है, ये सिर्फ सर्विस देता है बाकी सारे डिविजन्स को, क्योंकि बाकी सारे डिवीजन क्या करते हैं? काम करते हैं और पैसा कमाते हैं। तो इनके जो खर्चे हैं ना, इन सारे डिवीजन पे ना अपोर्शन किए जाते हैं, यानी कि काम ये हेड ऑफिस पे कर रहे हैं और सारे डिवीजन के लिए कर रहे हैं, और इसके लिए इनके खर्चे जो हैं हमारे डिविजन पे अपोर्शन किए जाते हैं, उन पे एलोकेट किए जाते हैं। मान लीजिए कि सबके ऊपर में 25,000 रुपए, 25,000, 25,000, 25,000 लग गए, ठीक है ना, हर एक के ऊपर में अपना खर्चा डाल दिया इन लोगों ने। अब मैं आपसे सवाल पूछता हूं कि क्या ये खर्चा मेरे प्रोजेक्ट से संबंधित है? क्या इसके लिए मुझे अलग से खर्चे करने पड़े क्या इस प्रोजेक्ट के लिए, कि खर्चा वैसे ही लागू ही था? ये खर्चा पहले ही सर लगना ही लगना था, नया प्रोजेक्ट हो या नया प्रोजेक्ट ना हो। तो क्या ये वाला खर्चा आप लोग के काम का है? क्या ये रेलेवेंट है? क्या ये नया पैसा इनकर करना है? क्या ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ इनकम है? बिल्कुल नहीं सर, ये हमारे काम का ही नहीं है, क्योंकि भैया ये वैसे ही लगने वाला था। और ये कौन सा खर्चा है? ये संक कॉस्ट है, ये हमारे हाथ में ही नहीं है, ये डिसीजन मेकिंग का हिस्सा ही नहीं है, और जो चीज आपके डिसीजन के काम की नहीं है उसे हमें इंक्लूड नहीं करना चाहिए, राइट? आइए ये हम इसको बता देंगे कि भैया हमारा ये वाला खर्चा हमारे क्या है, हमारा काम का नहीं है। नोट करिए, नोट नोट नोट। एलोकेशन ऑफ
एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स, ये हमारे क्या है, काम का नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारा नील हो जाएगा। ये हमारे लिए क्या है, ये संक है, ये हमारे काम का नहीं है। ठीक है ना। आगे देखेंगे दोस्तों और कौन सा खर्चा दिया है, कितना सिंपल जा रही है ब्रो, देखो ध्यान से। एंड एन इंक्रीमेंटल कॉस्ट, इंक्रीमेंटल कॉस्ट, इंक्रीमेंटल कॉस्ट यानी कि अभी तक नहीं लग रहा था, अलग से इंक्रीमेंटल मतलब नया नया खर्चा लगा है। कितने का, 10,000 रुपए का। यहां पे देखिए क्या लिखा है, बहुत ही गोल्डन लाइन लिखी है, यहां पे देखो गोल्डन लाइन लिखी है, इनकर्ड स्पेसिफिकली ड्यू टू एक्सेप्टेंस ऑफ द प्रोजेक्ट। बेटा यानी कि हिंदी में अगर मैं कहूं, ये खर्चा मुझे इसलिए लगा है क्योंकि मैंने नए प्रोजेक्ट में हामी भरी है। हाँ बोलो है, अगर ये प्रोजेक्ट में मैंने ना बोल दिया होता तो ये खर्चा मेरे को नहीं लगता, बट क्योंकि मैंने इसे एक्सेप्ट किया है नए प्रोजेक्ट को, तो मुझे नए प्रोजेक्ट में ये वाला कॉस्ट आने वाला है। राइट, ओके। तो कितने का है, 10,000 का खर्चा है और ये मेरे लिए रेलेवेंट है। कौन सा खर्चा ये हमारा है, हमारा इंक्रीमेंटल कॉस्ट, इंक्रीमेंटल कॉस्ट ड्यू टू एक्सेप्टिंग द न्यू प्रपोजल। कितना हो गया सर, ये 10,000 रुपीज का मेरा नया खर्चा मुझे लग गया है। वेरी गुड। आगे देखेंगे ब्रो, आखिरी एक खर्चा बचा हुआ है, बताएंगे कौन सा, बोलिए। ओए ये तो हो गए सर सारे खर्चे खत्म, और आखिरी में दिया उसने कि कंपनी को कमाई हो रही है 20 लाख रुपए की इस प्रोजेक्ट से। बेटा आपको कमाई दी है, आपको खर्चे निकालने हैं, और देखिए प्रॉफिट होता है कि नुकसान होता है इस प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करने से, उसके ऊपर में हम डिसीजन लेंगे। आइए टोटल बताइए खर्चे कितने लग रहे कुल मिला के, शुरुआत से बताएंगे एक एक करके। आइए हम आराम से चलते हैं। सर फाइनेंस का कॉस्ट मुझे लगता है 12,500 रुपए, आप भी देखिए फाइनेंस का कॉस्ट 12,000, 7,50,000 रुपए मटेरियल का खर्चा। आगे आइए ब्रो। सर 7 लाख रुपए का, ओए 6,25,000 का ना यार, ये क्या 7 लाख लिख दिए सर, 6,25,000 का खर्चा है ना सर, जो कम खर्चा होगा हम वही लेंगे ना, ज्यादा खर्चा क्यों करेंगे। 6,25,000 का लेबर का कॉस्ट आ रहा है, आइए नीचे। फिर उसके बाद हमें ओवर टाइम देना हो रहा है इंस्पेक्टर को, जिससे हम 25,000 रुपए देंगे। उसके बाद में 3 लाख रुपए का हमारा मशीन का कॉस्ट आ रहा है वेरिएबल का। 1 लाख रुपए की कमाई छूट रही है हमारी मशीन को यूज करने के कारण। कितना हो गया हमारा, ये हो गया हमारा 18,12,500 रुपए, और आखिरी खर्चा 1 लाख रुपए जोड़ता और 10,000 रुपए हमारा इंक्रीमेंटल ये कॉस्ट आ रहा है। हो गए कितने, 18,22,500 रुपीज का हमारा आता है टोटल रेलेवेंट कॉस्ट है। क्या आता है हमारा टोटल रेलेवेंट कॉस्ट हमारा होता है 18,22,000 रुपीज का, और हमारी कमाई यानी कि रेवेन्यू कितना होने वाला है गाइस, बताएंगे। रेवेन्यू हमें कितना पैसा इस प्रोजेक्ट से मिलने वाला है, वो है सर 22 लाख रुपए। कितना है, 22 लाख रुपीस। सो सिंपल क्वेश्चन पूछता हूं, आपको नए प्रोजेक्ट को अगर आप एक्सेप्ट करते हो तो आपके पास में 22 लाख रुपए आने वाले हैं खर्च, जो आपकी कमाई होने वाली है, और आपको खर्चा लगने वाला है 18,22,500 रुपए का। तो क्या आप ये नए प्रोजेक्ट में हामी भरेंगे? हाँ सर भरूंगा मैं। और बताइए कितने रुपए आपकी कमाई होने वाली है? आपकी कमाई होने वाली है यहाँ पे 3,77,500 की, 3,77,500 का होने वाला आपको प्रॉफिट, और आप इसे करेंगे एक्सेप्ट। गेटिंग इट गाइस? आइए एक बार ICAI का सॉल्यूशन देख लेते हैं। उसने बोला है कि हर एक चीज के ऊपर में, हर एक खर्चे के ऊपर में आपको लाइफ में हमेशा याद रखिए, जब भी कॉस्टिंग का पेपर दोगे SCMP का, हर एक अपने इक्वेशन में या फिर जो भी आप खर्चे लिखने वाले हो, सही हो या फिर गलत हो, निल लिख रहे हो, रेलेवेंट है इररेलेवेंट है, उसके लिए आपको वर्किंग नोट जरूर बनाना है। अगर वर्किंग नोट नहीं बनाओगे तो आपके 1 मार्क डिडक्ट हो सकते हैं, 10 मार्क का कम से कम क्वेश्चन आपको देखने मिल सकता है। आइए दोस्तों सॉल्यूशन देखेंगे। यह है सेकंड क्वेश्चन का सॉल्यूशन। थर्ड क्वेश्चन का, फोर्थ क्वेश्चन में बढ़ते हैं। आइए फोर्थ क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखिए दोस्तों। ओके, सो दिस इज द सॉल्यूशन फॉर क्वेश्चन नंबर 4। पहले मैंने आपको 12,500 बताया इंटरेस्ट का कॉस्ट, फिर मटेरियल का कॉस्ट, मटेरियल 2 7,50,000, फिर लेबर का कॉस्ट है आपका, लेबर में आउटसोर्स मटेरियल का लेबर का कॉस्ट है 625 का, और आपने जो अपने इंस्पेक्टर को दिया है 25,000 जो ओवर टाइम काम कर रहे हैं। उसके बाद में वेरिएबल कॉस्ट आपके मशीन को यूज करने का, और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है 1 लाख का, और ओवरहेड के खर्चे जो स्पेसिफिकली इसके लिए इनकर हुए 1,10,000 रुपए के। टोटल कॉस्ट होता है 18,22,500 का, और आपने
आपकी जो कमाई है वो कितनी है, 20 लाख रुपए की, वेरी सॉरी हमने वहां पे 22 लाख लिख लिया था, और यह 18,22,000, तो आपको 1,77,500 का होता है कमाई फायदा। ओके, अब आपको हर एक पॉइंट के ऊपर में वर्किंग नोट बनाना है, यहाँ पे वही बातें लिखी है जो मैंने आपको ओरली बताई है, आप खुद से रीड कर लेना, आपको सारी बातें वही मिलेंगी, ठीक है ना, कोई टेंशन लेने की बात नहीं। बिल्कुल आप अगर अपनी साधारण भाषा में एग्जामिनेशन में समझा पाए तो भी चलेगा, कोई ऐसे इतना सारा भरने की जरूरत नहीं है। अपने दिमाग को यूज करो, हमेशा कोई भी चीजों को याद करने की कोशिश मत करो, हर चीज आपके लिए आसान होगी, जीत तुम्हारी होगी, सिर्फ तुम्हारी। ओके दोस्तों, तो ये होता है हमारे 2 क्वेश्चन का एंड। ये देखिए हमारे सारे खर्चे, अगर आपको कोई भी एक पढ़ के दिखाओ तो देखिए एडमिनिस्ट्रेशन का कॉस्ट कैसे लिखते हैं एग्जामिनेशन में। एलोकेशन जो होता है एडमिन कॉस्ट का 25,000 का, ये रिलेवेंट नहीं है, क्योंकि क्या है, ये संक है, पहले ही इनकर हो चुका है, या फिर डिसीजन मेकिंग के काम का नहीं है, तो ये संक कॉस्ट है, इसलिए मैंने इसको इंक्लूड नहीं किया है। इंक्रीमेंटल एडवर्टीजमेंट कॉस्ट ये मेरे काम का है, क्योंकि मैंने सिर्फ इसी प्रोजेक्ट के लिए खर्चा किया है, तो ये मेरे काम का है, बहुत सिंपल है, ठीक है ना। मशीन के लिए भी देख लीजिए 3 लाख रुपए का इंक्रीमेंटल कॉस्ट है, तो ये मेरे लिए रिलेवेंट है। 40,000 रुपए का मेरे लिए रिलेवेंट नहीं है। कौन सा रिलेवेंट है आपने एक स्टेटमेंट में लिख दिया, कौन सा रिलेवेंट नहीं है एक लाइन में लिख दिया आपने, राइट। तो ये हो गए हमारे 2 सॉल्यूशंस। दोस्तों आगे बढ़ेंगे आरटीपी के डिस्कशन में। आइए ये सारे क्वेश्चंस आपके ऑलरेडी आपको आईसीए के पुराने आरटीपी में मिल जाएंगे, ठीक है ना, ये भी रिपीटेड है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 इज ऑल्सो रिपीटेड गाइस, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, आपको दिख जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 ये भी आपका रिपीटेड क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 ये वाला भी रिपीटेड क्वेश्चन है आपका स्टार, ये वाला जो मैंने ऑलरेडी देखा हुआ है, ये रिपीटेड क्वेश्चन आपको मैं आपको शीट बना के प्रॉपर्ली भेज दूंगा आपके टेलीग्राम चैनल पे। ध्यान से प्लीज गाइस दोस्तों, टेलीग्राम चैनल और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको काफी सारे रेलेवेंट वीडियोस यहां से मिलने वाले हैं फ्यूचर में, राइट। ओके, ये भी आपका रिपीटेड क्वेश्चन है। दोस्तों एक नया क्वेश्चन नंबर 11 आईसीएआई ने दिया है, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, काफी ईजी भी है आप सभी के लिए, ठीक है ना। देखेंगे यहां पे, आइए क्वेश्चन नंबर 11। दोस्तों मेरा सबसे फेवरेट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को करने के लिए आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी काफी जरूरी है। अगर आपने अच्छी जगह से पढ़ा है और आपने रेगुलर इसे रिवाइज किया है तो आपको ये चीजें काफी सिंपल समझ में आएंगी, और अगर आपको थोड़ा बहुत बेसिक नॉलेज भी है तो भी आप सारे क्वेश्चंस को आसानी से कर सकते हो, ऐसा मेरा मानना है। यहां पे देखिए टॉपिक क्या दिया है, उसने दिया है बेसिक कॉन्सेप्ट्स, यानी कि स्पेसिफिकली कोई एक टॉपिक्स नहीं है, सारे टॉपिक्स को मिला के थोड़ा थोड़ा कहीं से दिया हुआ है। और अगर ये आईसीए अपने एग्जामिनेशन में पूछती है तो बच्चों के लिए जैकपॉट हो जाएगा, ये काफी इजी होने वाला है आप लोगों के लिए। ये क्वेश्चन को देख के आपको समझ में आ जाएगा कि आईसीएआई अपना लेवल चेंज कर रही है, एक डिस्क्रिप्टिव एक रेगुलर आदत जो आपकी ऑरली बैठ चुकी थी वैसा चेंज करके ये अभी एमसीक्यू पैटर्न में या फिर फिल इन द ब्लैंक्स पैटर्न में क्रॉस जो मैच करना रहता है वैसे वाले पैटर्न में जाना चाहती है आईसीएआई, जिसमें आपकी कॉन्सेप्चुअल टेस्टिंग काफी होने वाली है। तो आइए दोस्तों देखते हैं हम ये टैकल कर पाते हैं कि नहीं। ओके पहला क्वेश्चन आ रहा है आपका, ध्यान से देखेंगे। During dash stage, there is a space for all competitors and firms are focusing on keeping up the customer demand and not looking up into the future. सर पहली बात ये कोई स्टेज की बात कर रहा है तो आपको ये ध्यान होना चाहिए कि सर ये कौन से चैप्टर का है, कौन से कॉन्सेप्ट का है। सर मेरे को तो ध्यान नहीं आ रहा है। अरे सर देखो ना, ये बोलना चाहता है कि कौन से स्टेज पे जहां पे सबके लिए स्पेस अवेलेबल है और फर्म सिर्फ आगे बढ़ने का सोच रही है बिना वो देख के कि फ्यूचर क्या होगा, बस सिर्फ कस्टमर को खुश करो, मतलब कि धंधा बढ़ाते जाओ और उसके अलावा कोई ध्यान मत रखो। तो सर मुझे जितना ध्यान आ रहा ना, हमारे स्टेज में ना, मतलब सर हमारे 4 स्टेजेस होते हैं हमारे प्रोडक्ट लाइफ साइकिल में। आपको ध्यान होगा हमारा कौन सा होता है, हमारा इंट्रोडक्शन स्टेज, ग्रोथ स्टेज, मैच्योरिटी स्टेज एंड डिक्लाइन स्टेज। तो ये जो धंधे की बात कर रहा है ना, ये हमारे ग्रोथ स्टेज के धंधे की बात कर रहा है, ठीक है ना। जहां पे हम क्या होते हैं कि नए नए कॉम्पिटिटर्स आना चालू होते हैं, उनके लिए स्पेस होता है क्योंकि अभी तक मार्केट भरा हुआ नहीं है, तो इसलिए ये हमारा होने वाला है ग्रोथ स्टेज ऑफ लाइफ साइकिल, राइट। आगे वाला देखते हैं दोस्तों, एक सेकेंड। ऑलराइट, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट। सेकंड क्वेश्चन है 10 देखते हैं। ये वाला जो फर्स्ट क्वेश्चन था इस सर ये हमारा प्रोडक्ट लाइफ साइकिल यानी कि चैप्टर 4 से था ये वाला हमारा। सेकंड क्वेश्चन आते हैं, व्हेन दी बायर, जब कोई खरीदार के पास में एक्सेस होता है पूरी इंफॉर्मेशन का, जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है, जो बायर होता है जो माल खरीदता है किसी भी दुकान से जाके, अगर उसके इसमें सारी जानकारी होती है, शी कैन पॉसिबली स्विच प्रोडक्ट्स और इवन परहैप्स backward integrate and make the product themselves, the dash power would decrease। सर मुझे बताइए कि अगर किसी भी बायर के पास में, नॉर्मली क्या होता है अगर आप दुकान में जाते हो माल लेने के लिए, एक होता है सप्लायर और एक होता है बायर, ठीक है ना। ये इसको नॉर्मली माल बेचता है और ये इसके लिए क्या करते हैं, पैसा देता है, राइट। ये होता है। अगर बायर के पास में सारी जानकारी है कि ये चीज जो बेच रहा है मेरे को ये कितने रुपए में आती है,
अगर इसका भाव कितना है, ये कितने रुपए मेरे को लगा रहा है, कौन सी क्वालिटी दे रहा है, कौन सी नहीं दे रहा है, क्योंकि ये जो है ना काफी सीक्रेट इन्फॉर्मेशन होती है। अगर आपके पास में इन्फॉर्मेशन हो तो आप कितना भी उससे भाव ताव कर सकते हो, जैसे आपकी घर वाले करते हैं ना, हमारी जो मॉम्स करती हैं जाके सब्जी मार्केट में, क्योंकि उनको पता है भाई भाव कितना चल रहा है। तो अगर आपके पास में सारी इंफॉर्मेशन है तो आप क्या कर सकते हो, किसका पावर कम हो जाएगा इस ट्रेड में? क्या बायर का पावर कम हो जाएगा? नहीं सर, जानकारी रहे तो इसका पावर हमेशा बढ़ेगा। ये हमेशा एक डेयरिंग वाली पोजीशन में रहेगा कि मैं किसी को भी उखाड़ के फेंक दूंगा। और सप्लायर जो है, जो माल बेच रहा है, उसका पावर क्या हो जाएगा? उसका पावर कम हो जाएगा। तो सेकंड आंसर कौन सा है हमारा? सेकंड आंसर है हमारा सप्लायर। सेकंड आंसर क्या है हमारा? सप्लायर। ये मैं मैच कर रहा हूं, आप देखते जाइए और उसकी अंडरस्टैंडिंग भी लेते जाइए, ठीक है ना। ये हमारा चैप्टर नंबर 1 में आएगा, जो कि हम नॉर्मली देखते हैं, ठीक है ना। इंट्रोडक्शन टू स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट में पोर्टर के स्ट्रेटेजी में हमने ये बातें डिस्कस की है। आगे देखेंगे बच्चों, मैं पेन से चेंज करता हूं, एक ब्लू पेन लेता हूं आपके लिए। अब ध्यान से सोचिए, एक हेल्थ इंश्योरेंस फर्म मूव करती है ऑपरेटिंग फिटनेस सेंटर। एक अभी तक जो कि हेल्थ इंश्योरेंस फर्म, यानी कि जो कि क्या करती है, अगर आपको कुछ हो जाता है तो आपको क्लेम देना, उसका वो धंधा था। अगर वो अपना धंधा मूव करती है, अगर वो फिटनेस इंडस्ट्री ज्वाइन करती है, ठीक है ना, जहां पे मसल उठा के भैया बॉडी शॉडी बनानी है, ऐसी इंडस्ट्री अगर आप ज्वाइन करते हो तो आपने अपने धंधे में क्या बदलाव किया है, कैसे आपने उसको मूव किया है, इसको क्या बोलेंगे? ये कौन सी स्ट्रैटेजी का आप एग्जांपल देना चाहते हो? कौन सी स्ट्रैटेजी है ये? आप फिटनेस इंडस्ट्री में जा रहे हो, कौन सी इंडस्ट्री से? आप अपनी हेल्थ इंश्योरेंस की इंडस्ट्री से। पहला सवाल आपको खुद से पूछना है, सर क्या ये संबंधित इंडस्ट्री है? क्या ये बिल्कुल सेम इंडस्ट्री है? ऐसे कि बिल्कुल लिंक वाली है? बिल्कुल भी लिंक वाली नहीं है। कहाँ हेल्थ इंश्योरेंस, कहाँ फिटनेस वाली इंडस्ट्री बिल्कुल अलग है। तो आप अपने पूरे धंधे को बंद करके बिल्कुल खुद को पूरा चेंज कर दिया है, पूरा डाइवर्सिफाई कर दिया अपने काम को। क्या कर दिया? अपने डाइवर्सिफाई कर दिया, अपने अपॉर्चुनिटी खोल दी है बिल्कुल। तो ये कौन सी स्ट्रैटेजी है? ये एक एग्जांपल है डाइवर्सिफिकेशन स्ट्रैटेजी की। ये एक एग्जांपल है किसका? डाइवर्सिफिकेशन का। आगे आते हैं दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। लोअर स्विचिंग कॉस्ट means that dash will have more power. lower switching cost किसके पास में ज्यादा पावर होगा? लोअर स्विचिंग कॉस्ट। ध्यान से देखिए बच्चों, वापस ध्यान से देखिए, ये है सप्लायर और ये है बायर। ध्यान से देखिएगा, नॉर्मली धंधे में क्या होता है, ये बायर इससे माल खरीद रहा है और ये इसको क्या करता है, सॉरी, हाँ राइट, तो बायर क्या कर रहा है, एक सेकेंड ना, जस्ट अ सेकेंड। यहां पे देखिए बच्चों, नॉर्मली क्या होता है, सेलर इसको गुड्स बेचता है और बायर इसके लिए क्या करता है, पैसे पे करता है। ये नॉर्मली चल रहा है। अब मान लीजिए कि इनके बीच में बिजनेस बहुत अच्छा है, 3-4 महीने से जम के साथ में धंधा किए, ये इससे क्या करता है, प्रॉफिट कमाता है और इसको ऐसा लगता है कि भैया ये जो सप्लायर है नहीं, मेरे को बहुत मस्त भाव में हमेशा देता है, मेरे से ज्यादा पैसे कमाता नहीं है, सब कुछ सही चल रहा है। अचानक से अगर बायर का दिमाग पलटा और अगर वो समझ लीजिए कि S1 से ना लेके माल S2 से माल लेना चाहता है, तो क्या ये B के लिए पॉसिबल है? क्या B के लिए कितना फायदेमंद है? वो कैसे पता चलेगा? सो देखो भाई, ये अगर 100 रुपए में माल दे रहा कोई भी और ये अगर 90 रुपए में देने के लिए तैयार है, तो ऑब्वियसली भाई वो S2 के पास जाके माल खरीदेगा। मैं आपसे अगला सवाल छोटा सा पूछूंगा कि भैया वो S2 के पास माल तो जाके खरीदेगा, लेकिन ऐसी बहुत सारी चीजें होती हैं जब हम क्या करते हैं, पुरानी जगह पे हमारा जब भी बिजनेस चलता है ना, तो वहां से शिफ्ट होना बहुत डिफिकल्ट होता है। यहाँ पे अगर S1 के साथ में पहले ही व्यापार अच्छा चल रहा है, भैया यहाँ पे हमारे खर्चे कम लगते हैं, यहाँ पे समझ लीजिए कि हमारे पास में डिपॉजिट दे के रखा है या फिर बहुत सारे खर्चे हमारे पहले ही लग चुके हैं और वो पैसे हमें रिकवर नहीं होंगे, तो क्या होता है, इसे कहते हैं स्विचिंग कॉस्ट। एक जगह से स्विच होके दूसरी जगह पे जाने में अगर आपके खर्चे कुछ भी नहीं होते, मतलब कि भैया रातों रात इसको बोल दिया भैया मैं तेरे से माल नहीं खरीदूंगा और इससे माल खरीदूंगा, ये इंसान तभी कर सकता है जब उसके स्विचिंग कॉस्ट, जब उसे शिफ्ट करने में कुछ भी खर्चा नहीं आ रहा है या फिर कोई तकलीफ नहीं हो रही है। तो इस केस में क्या बोला है उसने, अगर आप क्या कर रहे हो, आपका स्विचिंग कॉस्ट बहुत कम है, यानी कि आपको पैसा बहुत कम खर्चा करना होता है या फिर आपको तकलीफ पैसों के हिसाब से बहुत कम होती है, तो उस केस में किससे ज्यादा पावर होगा, किसके लिए ज्यादा अच्छी बात होगी, वो पूछना चाहता है। तो आपके लिए किसके लिए अच्छी बात होगी, भैया बायर के लिए। स्विचिंग कॉस्ट बहुत कम है यहां से यहां शिफ्ट करने का, S1 को उसने रातों रात लात मार दिया और S2 के पास में वो चला गया, तो स्विचिंग कॉस्ट किसके पास में है, हमारे बायर के पास में कम है, तो यहां पे बायर जीतेगा। कौन जीतेगा, बायर। बताइए बायर का है, सो चलिए मैच कर लो इसको भी, बायर जीतेगा, ठीक है ना। आगे आते हैं, ध्यान से देखिए,
पॉइंट नंबर ई, मेजर प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन यानी कि प्रोडक्ट को दुनिया से अलग बनाना। नॉर्मली मैं जो माल बेचता हूं वो कोई और बेच नहीं सकता, तो पहली ये चीज हो गई। एंड सेकेंड कौन सी चीज है, इज यूजुअली कंसिडर्ड अ बैरियर टू एंट्री। इज यूजुअली कंसिडर्ड अ बैरियर टू एंट्री। एग्जाम्पल के लिए दोस्तों सोचिए मैगी। मैगी का जो नाम है, मैगी का जो टेस्ट है, मैगी का जो ब्रांड है वो इतना अच्छा है कि कोई भी कॉम्पिटिटर उससे टच नहीं कर सकता। कैडबरी ले लीजिए या फिर कोई भी इंडस्ट्री में स्ट्रॉन्ग प्लेयर ले लीजिए जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट ले लीजिए, तो इनका क्या है, पहली बात तो डिफरेंशिएशन, इतना बढ़िया टेस्ट भाई, दुनिया से खुद को अलग बना दिया, इतना स्ट्रॉन्ग टेस्ट। और सेकंड चीज उनका ब्रांड, उनका नाम, उनका जो नेम है, फेम है, जो उनका ब्रांड है, उसने उसको दुनिया से अलग बनाया है। तो ये दोनों चीजें मिला के उससे क्या कर दिए, कंपटीशन में एज देती है हमेशा उनके अपने कॉम्पिटिटर से, हमेशा वो ज्यादा ही कमाते हैं। तो सेकंड चीज कौन सी है यहां पे, उनकी है ब्रांडिंग। उससे वो पेश कैसे करते हैं दुनिया के सामने, वो एक बहुत अच्छी बात है, वो एक अलग ही कला है। हमेशा ब्रांडिंग का तरीका सबका अलग होता है, राइट। तो उनका ब्रांडिंग का तरीका काफी अच्छा है, जिसके लिए उन्हें क्या मिलता है, जो नए लोग हैं मार्केट में एंटर होने के लिए, वो 100 बार सोचते हैं कि भैया यहां पे घुसेगी नहीं, इतना नाम है भैया मैगी का, इतना नाम है कैडबरी का, इतना नाम है माइक्रोसॉफ्ट का, ये इंडस्ट्री में मैं एंटर नहीं हो सकता, ठीक है ना। तो ये हमेशा बैरियर टू एंट्री, ये डरने की बात है हर किसी के लिए भी जो भी मार्केट में एंटर हो रहा है। उसके बाद में नेक्स्ट है एफ पॉइंट, एक कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है जहां पे काफी लेवल्स के मैनेजमेंट है, वेस्ट डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी एट द टॉप। क्या लिखा है इसे, समझा नहीं, देखिए यहां पे आइए ब्रो, सुनिए मेरे साथ। उसने बोला है ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जहां पे मान लीजिए कि बहुत सारे काम बटे हुए हैं, मतलब कि आप अपने काम प्रोडक्ट के हिसाब से, कोई भी लोकेशन के हिसाब से अपने काम बांट के रखा है, लेकिन जो डिसीजन मेकिंग है, यानी कि जो फैसला लेना है हमारी कंपनी को कैसे चलाना है, हमारे प्रोडक्ट्स को कैसे बेचना है, ये वाली जो हमारे डिसीजन है, ये हमने किसके ऊपर छोड़ा है, हमारे सेंट्रल अथॉरिटी। जैसे कि यहां पे सीईओ है कंपनी का, ये पूरे डिसीजन लेता है और ये इनको मैनेजर्स को बताता है कि भैया तुम्हें कैसे चलना है, ठीक है ना। ये मैनेजर से मैनेजर को बताएगा, मैनेजर को, तो पूरा डिसीजन मेकिंग की अथॉरिटी किसके पास में है, यहां पे भैया सीईओ के पास में है, हमारे मैनेजर्स के पास में, हेड मैनेजर्स के पास में। तो ये जो आपको चेन दिख रही है, ये जो मैनेजमेंट का सिस्टम है जो कि सीईओ पूरा मैनेज करता है, डिसीजन लेता है, इस डिसीजन ट्री को या फिर ये जो तरीका है इसको आप क्या कहेंगे, इससे मैं कहूंगा सर क्या, इससे मैं कहूंगा सेंट्रलाइज्ड, इससे मैं कहूंगा सेंट्रलाइज्ड। अगर ऐसा होता कि भैया सिर्फ और सिर्फ सीईओ कोई डिसीजन नहीं लेंगे और सारे के सारे डिसीजन हमारे डिविजनल मैनेजर लेंगे, तो इससे मैं कहता कौन सा, इससे मैं कहता डिसेंट्रलाइज्ड, यानी कि सेंट्रलाइज्ड नहीं है। अगर ऑपरेशनल के जितने भी डिसीजन है सारे के सारे हमारे सेंट्रलाइज्ड मैनेजर से लिए जाते हैं, हेड ऑफिस से लिए जाते हैं, तो उससे मैं कहूंगा सेंट्रलाइज्ड, जो कि हमारा क्वेश्चन है। और अगर डिसेंट्रलाइज्ड यानी कि डिवीजन को पूरी अथॉरिटी दे दी है, आप अपने हिसाब से काम करो, अपना प्रॉफिट करो, अपना डिवीजन को अच्छे से प्रॉफिट में लाओ, तो इसे कहूंगा मैं डिसेंट्रलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन। तो हमारे क्वेश्चन में कौन सा है, हमारा है सेंट्रलाइज्ड, हमारा है कौन सा, सेंट्रलाइज्ड। देखिए है क्या ऑप्शन इसके ऊपर, है क्या सर ऑप्शन दिया हुआ है सर, देखो यहां पे सेंट्रलाइज्ड का ऑप्शन दिया हुआ है, आप भी मार्क करेंगे मेरे साथ में, डेंग 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 डेंग। चलो यार मजा आ गई, आगे आएंगे। ई जी पॉइंट, जी पॉइंट क्या बोलते हैं, डैश इज द हाई लेवल पोजीशन एंड हेल्प्स कैप्चर दी ऑर्गेनाइजेशन फंडामेंटल पर्पस। जी पॉइंट बताइए मुझे सर, ऐसी कौन सी चीज है, क्या है, हाई लेवल पोजीशन, हाई लेवल पोजीशन पे पहुंचा देती है, एंड हेल्प्स कैप्चर द ऑर्गेनाइजेशन फंडामेंटल पर्पस। फंडामेंटल पर्पस का मतलब होता है कि ऑर्गेनाइजेशन किस उद्देश्य से, किस लक्ष्य से चालू हुई थी, ऐसा कौन सी चीज है जिस कारण से हमारी ऑर्गेनाइजेशन चालू हुई थी, और उससे आप किस हिसाब से डिस्क्राइब करोगे। तो देखिए यहां पे बेटा आपको याद होगा मिशन, हमने चैप्टर नंबर 1 में ही डिस्कस किया था कि मिशन, विजन और आपका स्ट्रैटेजी में क्या होता है, ऑब्जेक्टिव में मिशन, विजन और आपका रहता है ऑब्जेक्टिव। मिशन में हम हमेशा बात करते हैं, मिशन स्टेटमेंट आपको कंपनीज के भी हमने बताए थे कि हमेशा हम देखते हैं कि व्हाई, हमने बिजनेस को चालू क्यों किया, हमारे पीछे ऑब्जेक्टिव क्या है, मुझे लोगों को ये ट्रीटमेंट देनी है जो कि कोई दे ही नहीं सकता, इतना अच्छा काम करना है इंडस्ट्री में जो कि कोई प्रोवाइड ही नहीं कर सकता, बेस्ट सर्विस प्रोवाइडर बनना है मुझे इंडस्ट्री का, दैट इज व्हाई। विजन मींस वेयर यू हैव टू रीच, वेयर यू हैव टू रीच, कहां आप पहुंचना चाहते हो, आपका विजन क्या है। आप 5 साल में, जैसे कि प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं कि 2021 में मैं चाहता हूं कि पूरे देश में हम क्या करते हैं, टॉयलेट्स बना दे, 5 साल के बाद में मैं ऐसा चाहता हूं कि ऐसा ऐसा काम हो। आपने अभी लेटेस्ट में आपने मूवी देखी होगी, कौन सी, आपने बेल बॉटम देखी होगी, वहां पे इंदिरा गांधी क्या बोलती है, मुझे विजन चाहिए कि अगले 5 साल नहीं अगले 100 साल में भारत की
नजर कैसी होगी, उसकी इमेज कैसी होने वाली है। तो विजन मींस अगले 5-6 साल में आप खुद को कहां देखना चाहते हो, वेयर यू हैव टू स्टैंड। एंड ऑब्जेक्टिव मींस आप कौन से कदम उठाओगे अपने काम को पूरा करने के लिए, कौन से कदम उठाओगे। तो हमारा जो मिशन है, हमारा इस इलस्ट्रेशन के हिसाब से, इस ऑब्जेक्टिव के हिसाब से बिल्कुल सही बैठता है। देखिए हमारा क्या है, ऐसा क्या है जो फंडामेंटल पर्पस है, हेल्प करता है कैप्चर करने में, इस हाई लेवल पोजीशन। ऐसे कौन सा पोजीशन है हाई लेवल पोजीशन, तो ये हमारा कौन सा है, हमारा है मिशन। हमारा क्या है, ये हमारा मिशन है, राइट। आगे देखेंगे दोस्तों एच क्वेश्चन को। एक वाइन प्रोड्यूसर है, वाइन बनाता है जो आप पीते हो नॉर्मली, वाइन दैट यूजेस ग्रेप्स ग्रोन इन इट्स ओन वाइनरी इज एन एग्जांपल ऑफ व्हाट। सो नहीं समझा, सुनिए बच्चों, ये है वाइन। क्या है ये, मान लीजिए ये वाइन है, ठीक है ना। आप बोलना नहीं सर ड्राइंग के ऊपर में क्या होती रहे, छोड़ो यार, जो भी है ये वाइन है। अब आपको पता है कि वाइन जो आपको शराब होती है, जो मीठी शराब होती है, वाइन होती है, वो किससे बनती है, आपके ग्रेप्स से बनती है। किससे बनती है, ग्रेप्स से बनती है। अगर आप अपने ग्रेप्स को यूज करके, आप ग्रेप्स को ही आप यूज कर रहे हो अपनी किसको बनाने के लिए, वाइन को, दैट मींस आप अपने बिजनेस के जो यूनिट्स है, ये है बिजनेस का D1 डिवीजन, ये है D2 डिवीजन। आप अपने बिजनेस के ही डिवीजन का आइटम आप नॉर्मली ग्रेप्स को मार्केट में भी सेल करते हो। आपने सेकेंड ऑप्शन क्या यूज किया, मैं अपने ग्रेप्स को अपनी वाइन बनाने के लिए भी यूज कर लेता हूं, ठीक है ना। तो ये कौन सा एग्जांपल है, ये किस इलस्ट्रेशन को शो करता है, किस चीज को शो करता है, ये आपका शो करता है आपका वर्टिकल इंटीग्रेशन। वर्टिकल का मतलब होता है बेटा, ये देखिए ये है हॉरिजॉन्टल, राइट, और ये है आपका कौन सा, ये है आपका वर्टिकल, राइट। अगर आप अपने ही ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में अपने ही आइटम को यूज करके अपने ही बिजनेस के जो बाकी चीजें हैं, या फिर जितने भी, देखो जैसे कि आपको पता है कि किससे क्या बनता है, आपको पता है वाइन बनती है ग्रेप्स से। तो अपने ग्रेप्स को यूज करके अगर आपने वाइन बना दी, दैट मीन्स आपने एक ही बिजनेस सेक्टर की चीज को यूज करके आपने दूसरा काम अपना पूरा कर दिया। इससे मैं कहूंगा वर्टिकल इंटीग्रेशन। क्या कहूंगा मैं, वर्टिकल इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन यानी कि जोड़ना, चीजों को जोड़ना। और वर्टिकल मींस क्या, कि आपने एक ही, मतलब जो एक ही चीज काम की चीज है, आपने उन दोनों को साथ में जोड़ दिया। इन दोनों का आपस में एक लिंकिंग है। ग्रेप्स को आप मतलब ग्रेप्स को यूज कर सकते हो आप वाइन बनाने के लिए, तो इसलिए आपस में जुड़ाव है। तो वर्टिकल, दो अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन, दो अलग अलग प्रोडक्ट्स को आपने साथ में जोड़ा है, तो ये हो गया हमारे लिए वर्टिकल इंटीग्रेशन, राइट। तो आप यहां से वर्टिकल इंटीग्रेशन ले लेंगे। आखिरी के दो बचते हैं। लाइफ साइकिल का जो स्टेज है इज कैरेक्टराइज्ड बाय स्लोअर ग्रोथ, इंक्रीज बाइंग पावर, सप्लाई मीटिंग डिमांड एंड शिफ्ट टुवर्ड्स एफिशिएंसी। हमने ये बात अभी अभी डिस्कस की है। सबसे पहले हमने पहला क्वेश्चन देखा, वहां पे हमने एफिशिएंसी को डिस्कस किया, और हमने वहां पे मैच्योरिटी स्टेज की बात की। मैच्योरिटी स्टेज ऐसा स्टेज होता है जहां पे हमारी क्या होती है, हमारी जैसे से ये ग्रोथ होती है, और उसके बाद में हमारी ग्रोथ क्या हो जाती है, नॉर्मल हो जाती है। यहां पे देखिए ये है हमारी इंट्रोडक्शन स्टेज, ये हो गई ग्रोथ स्टेज, ये हो गई मैच्योरिटी स्टेज, ये हो गई डिक्लाइन स्टेज। ये हो गई इंट्रोडक्शन, दिस इज ग्रोथ, देख रहे हो यहाँ पे भग रहा है, और यहाँ पे हमारी ग्रोथ पूरी आ चुकी है पॉइंट पे, अब इसके आगे ग्रोथ नहीं हो सकती। यहाँ पे हमारी ग्रोथ पूरी खत्म हो जाती है, बहुत कम हो जाती है। ये है हमारी मैच्योरिटी स्टेज। और इस स्टेज में हमारा क्या हो जाता है, बायर का बार्गेनिंग पावर, बायर का जो पावर है। पहले हम ग्रोथ स्टेज में क्या होता है भैया, हम ही है राजा, हमारे अलावा कोई नहीं है मार्केट में, तेको लेना है तो हमसे ही ले, नहीं तो नहीं ले सकता। तो यहाँ पे हम अपना दोष जमा सकते थे, और यहाँ पे देखिए धीरे धीरे यहाँ पे क्या हो गया है, अब ऐसी स्थिति आ गई कि यहाँ पे बायर जो है खरीदने वाला वो मजबूत हो जाता है, क्योंकि हमारे अलावा काफी कंपटीशन बढ़ चुका है। तो ये कौन सा है, ये है हमारा मैच्योरिटी स्टेज। कौन सा स्टेज है, ये हमारा मैच्योरिटी स्टेज है। अब आखिरी पॉइंट में आते हैं, कौन सी चीज आपको मदद करती है मैनेजमेंट को रिपोर्ट करने में अचीवमेंट्स ऑफ द स्ट्रेटेजिक गोल्स या फिर ऑब्जेक्टिव। स्ट्रेटेजिक गोल्स या फिर ऑब्जेक्टिव को अगर आपको रिपोर्ट करना है मैनेजमेंट को कि आपने कंप्लीट किया है कि नहीं किया है, वो कैसे बताओगे, बहुत ही सिंपल है। देखिए दोस्तों, हमारे पास में ना नॉर्मली बिजनेस में दो चीजें होती है, एक है एक सेकेंड, एक है दोस्तों हमारे पास में क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर्स, और एक है की परफॉर्मेंस इंडिकेटर। इन दोनों के लिए आपको नॉलेज होना बहुत जरूरी है। चैप्टर नंबर 8 में परफॉर्मेंस मेजरमेंट एंड इवैल्यूएशन हम ये चीज डिस्कस करते हैं। पहली चीज है क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर्स, यानी कि आपके धंधे को कामयाब बनाने के लिए आपको किन किन चीजों की जरूरत है, या फिर आपके पास में ऐसी कौन सी विशेषताएं हैं जिसके बिना आप अपने बिजनेस में कामयाब नहीं हो सकते। एक छोटा सा एग्जाम्पल दोस्तों, आपको पता है कि किसी भी कंपनी के लिए क्वालिटी कितनी मैटर करती है। तो कोई जैसे कि एप्पल वाले लोग हैं, वो क्या बोलेंगे, हमें क्वालिटी वाले गुड्स चाहिए। तो क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर उनके लिए क्या है, क्वालिटी है। तो क्या हो जाएगा, जैसे कि मैं अगर एप्पल की बात करूं तो उसके लिए क्या हो जाएगा, क्वालिटी हो जाएगा क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर। यानी कि अगर क्वालिटी कम हुई, यानी कि आपने अच्छा काम नहीं किया।
क्रिटिकल यानी कि सबसे जरूरी, सक्सेस यानी कि जो आपको कामयाब बनाते हैं, और फैक्टर यानी कि जो चीजें आपको जरूरत है अपनी कामयाबी को कैरी करने के लिए, अपने ऑर्गेनाइजेशन को कामयाब बनाने के लिए, वो है आपकी क्या? क्वालिटी। किसी के लिए क्वालिटी है, किसी के लिए कॉस्ट है। क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर यानी कि कम कीमतों पे देना। तो मान लीजिए हम क्वालिटी को डिस्कस करते हैं। अब बात करते हैं की परफॉर्मेंस इंडिकेटर। हिंदी में कहेंगे की परफॉर्मेंस इंडिकेटर को, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर को, जैसे कि आपको नापना है परफॉर्मेंस इंडिकेटर। इंडिकेटर मतलब कि दिखाता है कि भैया तुमने अच्छा काम किया है कि बुरा काम किया है, तूने अच्छा काम किया है कि बुरा काम किया है। अब मैं क्या नापना चाहता हूं? क्वालिटी। मैंने अपने कस्टमर से कहा कि सर मुझे 1 to 10 के बीच में रेट कीजिए कि मैंने आपका काम कितने अच्छे से किया है। अगर कस्टमर मुझे 1 का रेटिंग देता है तो मैंने गंदा काम किया है, 10 का रेटिंग देता है तो बहुत अच्छा काम किया है, 5 का क्या है तो एवरेज मुझे कहता है। तो आपकी परफॉर्मेंस इंडिकेटर, तो ये आपके लिए क्या हो जाएगा? एक इंडिकेटर की तरह होगा कि 1 to 10 के रेटिंग में आपको कितना स्कोर मिला है, ये आपके लिए क्या हो जाएगा? इंडिकेटर हो जाएगा। और अगर मान लीजिए कि आपका 10 का रेटिंग आता है तो आप क्या कर सकते हो? अपने मैनेजमेंट को शाबाशी दे सकते हो, अपने बच्चों को बोल सकते हो भैया तुमने बहुत अच्छा काम किया है। आप अगर टॉप के लीडर हो तो आप ये इंडिकेशन देख के अपने मैनेजमेंट को बता सकते हो कि आपने अच्छा काम किया है। 0 है तो लात मार के उनको भगा सकते हो। तो ये क्वेश्चन को देखिए ध्यान से, कौन सी चीज आपको मदद करती है मैनेजमेंट को रिपोर्ट करने में कि तुमने अच्छा काम किया है, अचीव किया है अपने गोल को कि नहीं किया है? ये हमारा कौन बताएगा? की परफॉर्मेंस इंडिकेटर बताएगा। देखिए हमारे क्या क्वेश्चन में दिया हुआ है, बिल्कुल दिया हुआ है दोस्तों। ये चीजें आप अपने मैच कर सकते हो। यहां पे देखिए, आप यहां से मैच कर सकते हो। ए का 5 है, देख लेते हैं वापस से एक बार क्विकली दोस्तों। यहां पे देखिए ए का है 5, ए का दिया है 5 जो कि बिल्कुल सही है, और मेरे हिसाब से बाकी सब सही है। आप खुद से एक बार चेक कर लेना, और कुछ मिस्टेक्स लगे तो आप मुझे पर्सनली मैसेज जरूर करना। दोस्तों ये वीडियो आपके लिए स्पेसिफिकली मैंने रिकॉर्ड किया है क्योंकि आपका ज्यादा टाइम में इन्वेस्ट नहीं करवाना चाहता था। जिस भी स्टूडेंट को कोई भी तकलीफ है, बेझिझक होकर आप मुझे इस नंबर पर मैसेज कर सकते हो 7507106467। आप कॉलिंग कम करना क्योंकि मैं नॉर्मली लेक्चर्स में रहता हूं, कोई असिस्टेंट मेरा फोन पिक करे तो आपको टाइमिंग दे देगा। लेकिन अगर आप व्हाट्सएप करेंगे या फिर आप टेलीग्राम करेंगे तो हमेशा आपको टाइम पे इसका रिप्लाई मिल जाएगा। ये मेरी तरफ से मैं आपको कह सकता हूं। और बेटा अगर आप मुझसे फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो, इसके पहले आपने नहीं पढ़ा है, तो मैं आपको बता दूं हमारे रेगुलर लेक्चर्स बहुत जल्दी आने वाले हैं। फास्ट ट्रैक लेक्चर्स भी आपके लिए अवेलेबल हो जाएंगे। कंपाइलर के लिए भी मैं आपको बता दूं कि 2-3 दिन में कंपाइलर का एडिशन हमारा आ जाएगा, जिसमें लेटेस्ट आरटीपी से लेटेस्ट एमटीपी और सारे 5 एग्जामिनेशन पेपर, सारे आईसी के क्वेश्चंस को मिला के हमने एक अच्छा कंपाइलर बनाया है जो कि हमारे फॉर्मेट में होने वाला है। और इस आरटीपी के लिए भी मैं आपको एक अलग से सॉफ्ट कॉपी प्रोवाइड करवा दूंगा। जिस भी स्टूडेंट्स ने अभी तक हमारी बुक्स परचेस की है तो उनके लिए एक एडिशनल डॉक्यूमेंट मैं प्रोवाइड कर दूंगा हमारे टेलीग्राम चैनल पे। और उसके अलावा कोई भी डाउट रहे गाइस, एनी टाइम यू कैन कॉन्टैक्ट मी। और अगर कोई चीज घाई में समझ में नहीं आई है तो प्लीज वीडियो को पॉज करिए। अगर फिर भी नहीं समझिए तो कॉन्सेप्चुअल लेक्चर्स को देख के उसको स्ट्रॉन्ग करिए, क्योंकि यहां पे हमारा फुल कोर्स को पढ़ाने का ऑब्जेक्टिव नहीं था, कॉन्सेप्चुअल लेक्चर को पढ़ाने का ऑब्जेक्टिव नहीं था। हमारा सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्टिव था कि एक टचअप दे दो ऊपर से कि भैया क्या चीज है ये। रेगुलर लेक्चर्स में बहुत डिटेल में हम जाते हैं हर पॉइंट में, तो प्लीज दोस्तों इस पॉइंट को कंसिडर करिएगा, ठीक है ना, बिफोर सेंडिंग एनी डाउट्स टू मी। सो गाइस थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे, टेक केयर।